हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने प्रीलिम्स के लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत हम सीसेट में कॉम्प्रीहेंशन को कवर कर रहे थे। ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं, अर्थात हमारा डे 4 तक का कॉम्प्रीहेंशन कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा डे 5 है। इसमें आज हम 2012 में आए हुए शेष सभी कॉम्प्रीहेंशन को कवर कर लेंगे और अपने नेक्स्ट डे से अर्थात डे 6 से हम 2013 के कॉम्प्रीहेंशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 5 है कॉम्प्रीहेंशन का। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमने डे 4 तक के कॉम्प्रीहेंशन को कंप्लीट कर लिया था, अर्थात हमने 2011 के बैक ईयर में आए हुए सभी कॉम्प्रीहेंशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम 2012 में आए हुए शेष जो भी कॉम्प्रीहेंशन होंगे उन्हें कवर करेंगे। शेष का मतलब, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2012 के कुछ कॉम्प्रीहेंशन को अपने प्रीवियस पार्ट्स में कवर कर लिया था, अर्थात 1 से 9 तक के। क्लियर? तो आज हम 10 के बाद से जितने भी कॉम्प्रीहेंशन आएंगे उनको कवर करेंगे। इससे पहले आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल में आए हुए हैं उनको शायद ना पता हो कि लेट्स क्रैक नाम की जो सीरीज है हमने उसे वास्तव में प्रीलिम्स ओरिएंटेड बनाया है, अर्थात प्रीलिम्स के संबंध में पूरा एक होलिस्टिक पैकेज है जो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें हमने प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में 2000 टॉपिक कवर कराने की बात की है। साथ ही करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम नित्य आपको 1 माह का करंट अफेयर्स कराते हैं। साथ ही प्रीलिम्स बैक ईयर में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं। और लेट्स क्रैक जो सीसेट की सीरीज है, इसमें हम रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और बहुत जल्द हम इसमें मैथ की क्लासेस की भी शुरुआत करेंगे। उम्मीद है आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप किसी भी प्लेलिस्ट में जाकर इसके प्रोमो लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ऐसा पेपर आपको मिलेगा 2012 का, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा। 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ। तो ये हमारा पैसेज है आज का। आपको पता है कि हमने 1 से 9 तक के पैसेज प्रीवियस पार्ट में पढ़ लिए हैं, तो आज से हम 10वें पैसेज से अपनी बात को शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा पैसेज है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर अपने उत्तर को निकालेंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, फिर पैसेज को पढ़ेंगे रीचेक करने के लिए। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रश्न 10वां। तो इस 10वें प्रश्न को देखते ही आप समझ गए होंगे कि सर आप सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नों के ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और वहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि किसी एक प्रश्न के अगर ऑप्शन को हम समझ लें तो हमारा उत्तर निकल आएगा। क्लियर? तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं आप, कि अगर इसमें हम 4 ऑप्शन को चेक कर लें और एक ऑप्शन को चेक कर लें तो हमारा आंसर निकल आएगा। समझ गए? तो हम क्या करते हैं, पहले अब इस पैसेज को पढ़ते हैं, मतलब प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि की परिस्थितियां भेद्यता बढ़ा सकती हैं? भेद्यता का मतलब संकट को बढ़ा सकती हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या है, 4 नंबर को देखेंगे। जब वृद्धि केवल कृषि पर जोर देने से मूर्त होती है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा ना, कौन सा? केवल। आपको पता होना चाहिए कि जब भी केवल जैसे वर्ड आते हैं तो वो एक्सट्रीम होते हैं। क्लियर? यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है। आप देखिए, डी कट गया, सी कट गया, अपने आप बी कट गया, अर्थात आपका उत्तर तो आ गया है ए। क्लियर? लेकिन हम इसको चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? ताकि पता चले कि वास्तव में एक ही है या कहीं 1 और 4 तो नहीं। तो अब आप एक और चीज़ देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है। जब वृद्धि की सोच केवल लोगों को आवास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित होती है, ये भी आप देख रहे हो एक्सट्रीम वर्ड है। तो तीसरा भी कट हो गया। अब आप बताओ, बी भी कट हो गया, डी भी कट हो गया। अब कौन सा बचा? ए और सी। ऑलरेडी हमें पता है कि 4 गलत ही होगा क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड है, बट आपको यकीन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे देखो, 1 को नहीं पढ़ना है, इतनी बुद्धि लगानी है। 1 को नहीं पढ़ना है क्योंकि 1 ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, दोनों में कॉमन है ना, ए और सी में। तो 1 पढ़कर अपना दिमाग नहीं खराब करना है। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ सच में हमारा 10 का ए ही क्यों सही है। तो देखिए प्रश्न क्या है।
अमेरिका जैसे विकसित देशों के बीते समय की आय के स्तर पर वर्तमान विकासशील अर्थव्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति कहीं कम ऊर्जा की खपत कर रही हैं, जिससे संभावना प्रबल होती है कि कार्बन वृद्धि पर अंकुश रखते हुए विकास किया जा सकता है। एक ऐसी जलवायु अनुकूल विकास रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें अनुकूलता तथा अल्पीकरण समन्वित हो, उसमें समुत्थान शक्ति का विकास हो, वैश्विक तापमान के गहराते संकट की आशंका में कमी हो और विकास परिणाम में सुधार लाया जा सके। क्लियर। अब यहाँ से देखना, अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण उपाय अपनाने से विकास को बढ़ावा मिल सकता है और आर्थिक समृद्धता आने से आय बढ़ सकती है और बेहतर संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। बेहतर निर्मित घर में रह रही एक स्वस्थ जनसंख्या जिसे सामाजिक सुरक्षा और बैंक ऋण लेने की सुविधा प्राप्त है, बदलती जलवायु उसके प्रभावों से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित है। आज समुत्थानशील संतुलित विकास नीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करे, क्योंकि प्रारंभ हो चुकी है जलवायु परिवर्तन अल्प अवधि में ही बढ़ने लगते हैं। अभी तक हमें यहाँ पे इस प्रश्न का कुछ भी आंसर नहीं मिला है, समझ रहे? अब मिलेगा। देखो, आर्थिक तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना। कई बार क्या होता है ना, हमें पैरा की पहली लाइन में आंसर नहीं मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पर हो सकता है आगे आपको मिले। तो देखिए, आर्थिक समृद्धता का प्रसार सदा से परिवर्तनशील परिस्थितियों के साथ अनुकूलनशीलता से गुथा रहा है। क्लियर। किंतु वृद्धि ने जैसे जैसे पर्यावरण को परिवर्तित किया, पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे जैसे त्वरित हुआ है, वृद्धि और अनुकूलनशीलता को कायम रखने के लिए हमारे पर्यावरण को समझने की बेहतर क्षमता तथा नई अनुकूलनशील प्रौद्योगिकी और आचरण विकसित करने और उन्हें व्यापक रूप से विस्तृत करने की आवश्यकता है। क्लियर। साथ ही जैसे कि आर्थिक इतिहासकारों ने व्याख्या की, मनुष्य जाति की अधिकांश सृजनात्मक अंतःशक्ति परिवर्तनशील दुनिया के प्रति अनुकूल बने रहने की ओर उन्मुख रही है, किंतु ये अनुकूलनशीलता जलवायु परिवर्तन के सभी संघातों का सामना करने में समर्थ नहीं है, विशेषकर जब दीर्घ अवधि में अधिक विस्तृत परिवर्तन सामने आएंगे। देश इस परिवर्तनशील जलवायु से सामंजस्य रखते हुए उतनी तेजी से इस क्षति के मार्ग से मुक्त नहीं हो सकते। देखो, हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर। क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर उस लेवल का भी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है। तो अब आप देखिए, यहाँ तक थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वृद्धि की कुछ रणनीतियाँ चाहे वह सरकार या बाजार द्वारा संचालित हों भी इस वैधता को बढ़ा सकती हैं, विशेषकर यदि वे प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण करती हैं। अब मिला है कुछ। क्लियर। अब आप यहाँ पढ़ो, निम्नलिखित में कौन सी वृद्धि की परिस्थितियां भेद्यता बढ़ा सकती हैं। आप यहाँ पे देखते हो, इस भेद्यता को बढ़ा सकती हैं, विशेषकर प्राकृतिक संसाधनों का अगर अतिशोषण हो। तो देखो, जब वृद्धि के लिए खनिज संसाधनों और जंगलों का अतिशोषण होता है, मतलब हमें पता चल गया कि हमारा एक ऑप्शन तो सही है। अब एक आपका सही हो गया तो आप समझ गए कि चौथा हमें चेक करना है। जब वृद्धि केवल कृषि पर जोर देने से मूर्त होती है, तो आप बताइए कौन सी वृद्धियाँ परिस्थितियों की भेद्यता बढ़ा सकती है। क्या यहाँ पे कहीं पे केवल एग्रीकल्चर को दिया है? आप आगे भी पढ़ सकते हो। सोवियत विकास योजना के अंतर्गत सिंचित कपास की खेती का विस्तार अल्प जलधारी मध्य एशिया में किया गया, जिससे अरल सागर लुप्त हो गया और मछुआरों, पशुपालकों, कृषकों की आजीविका संकट में पड़ गई। इसी तरह मैंग्रोव जो तूफानी लहरों के विरुद्ध प्राकृतिक तटीय प्रतिरोध का गहन कृषि आवासीय विकास में प्रयोग लाना तटीय बस्तियों के भौतिक वैधता को बढ़ाता है, फिर चाहे वे गिनी में या लुजियाना में हो। तो देखो, क्या कहने का मतलब है इसका कि केवल और केवल एग्रीकल्चर ही नहीं है। एग्रीकल्चर तो एग्जाम्पल है, जैसे सोवियत विकास यानी कि सोवियत रूस ने जब एग्रीकल्चर की बात शुरू की, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के प्रोसेस को अपनाया, खासतौर पर कपास की खेती को जब प्रमोट किया, तो क्या हुआ कि वहाँ पे सुविधता बढ़ गई। अर्थात केवल सेंट्रिक होकर कह रहा है, सोवियत को, सबको नहीं कह रहा। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि जब वृद्धि केवल कृषि पर जोर देने से मूर्त होती है, तो ये तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, तो ये आपका कट गया ऑलरेडी अपने आप। क्लियर। सामाजिक सुरक्षा, लोगों के आवास की बात यहाँ पे दी ही नहीं है। देखो, यहाँ से ये पैसेज की लाइन शुरू होती है, तो यहाँ पे आप देख लो क्या ऐसी कोई बातें दी हैं? तो नहीं दी है। यहाँ पे केवल एक ही बात दी है, वो ये कि खनिज संसाधनों और जंगलों का अतिशोषण होता है। अतः यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल और केवल कौन सा सही हुआ? ए, केवल एक। क्लियर। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को देख लिए। अब देखो यहाँ पे कभी, हालांकि अब ऐसे पैसेज नहीं आते, मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ, डरना बिल्कुल भी नहीं है। इतना बड़ा पैसेज उस समय आता था, इसीलिए हिंदी मीडियम का आंदोलन हुआ था। क्लियर। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश के भी पैसेज आते हैं, वो तो मैं आपको पढ़ाते ही नहीं हूँ, क्योंकि वो किसी काम के ही नहीं है। समझ गए? चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। ये तो इंग्लिश में है, हिंदी में देखते हैं क्या है। वर्तमान संदर्भ में निम्न कार्बन वृद्धि का तात्पर्य क्या है। निम्न कार्बन वृद्धि का मतलब कार्बन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या उसकी जो मात्रा बढ़ रही है उसका क्या मतलब है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे आप बताइए। इसमें भी हम ऑप्शन को देखेंगे पहले, फिर हम ऊपर के विकल्प को देखेंगे। तो अब आप में से कई सारे लोगों को कुछ चीज़ें अच्छे से पता हैं। केवल एक, केवल दो, तीन, चार, केवल एक, चार, उपयुक्त में से कोई भी निम्न कार्बन वृद्धि का द्योतक नहीं है। मतलब वही बात है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आप बताइए, आपको ट्रिक एक पता है ना कि जहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो या तो वो सही होगा या तो सिंगल डिजिट वाला सही होगा। चांस ज़्यादा ये रहते हैं कि वही सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बट हमें ये पता चल गया कि अधिकांश मतलब 50-50 इन्हीं दो में है। ये दोनों का चांस तो काफ़ी कम है सही होने का। अब मोटी बुद्धि जब आपकी ये लग गई तो आप बताइए आप किसको सिर्फ चेक करोगे। केवल एक को चेक कर लो, आपका आंसर पता चल जाएगा। हालांकि हम बाद में बाकी को भी चेक कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए, वर्तमान संदर्भ में निम्न कार्बन वृद्धि का तात्पर्य क्या है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग पर अधिक बल देना। बिल्कुल सही बात है कि कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग पर अधिक ध्यान देंगे। फिर है दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र पर कम बल देकर कृषि के क्षेत्र पर अधिक बल देना। अब बताओ, एग्रीकल्चर जब आप ज़्यादा करते हो तो उससे क्या होगा, कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। क्लियर। तो ये तो यहाँ पे दिया नहीं है। एक धासन्य पद्धति को त्याग कर मिश्रित कृषि को अपनाना, क्या यहाँ पे कोई ऐसी बात दी है, नहीं। वस्तुओं और सेवाओं की मांगों में कमी लाना, यहाँ पे ये बात भी नहीं की गई है। तो आपको लग रहा होगा सर ऐसे आप कैसे कह सकते हो। तो देखो आप पढ़ो, पैसेज को ही पढ़ के बताना है भाई, और कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे, ये आपने पैसेज देखा था। क्लियर। अब यहाँ पे आप ये देखो कि कहाँ पे कार्बन में कमी की बात की जा रही। तो आप ये देखो लाइन, क्या लाइन दिया है आपका, अमेरिका जैसे विकसित देशों के बीते समय की आय के स्तर पर वर्तमान विकासशील अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति कहीं कम ऊर्जा की खपत कर रही, जिससे ये संभावना प्रबल होती है कि कार्बन वृद्धि पर अंकुश रखते हुए भी विकास किया जा सकता है। ध्यान देना, कार्बन वृद्धि पर अंकुश रखते हुए भी विकास किया जा सकता है। एक ऐसी जलवायु अनुकूल विकास रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसमें अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण समन्वित हो और उससे समुत्थान शक्ति का विकास हो, वैश्विक तापमान के गहराते संकट की आशंका में कमी हो और विकास परिणाम में सुधार लाया जा सके। मतलब ये क्या कह रहा है, बेहतर निर्मित घर बनाएं, आर्थिक समृद्धता की बात करें। क्लियर। अब यहाँ पे जब इसने ये बात कही निम्न कार्बन वृद्धि, तो आपको इसे कॉम्प्रीहेंड कर लेना है कि अच्छा ये कहना चाह रहा है कि हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएं उसमें कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित बातें दी गई हों। समझ गए। अब इतनी चीज़ें आप जान गए तो अब आप इसके ऑप्शन को पढ़िए। क्या कहीं पे विनिर्माण क्षेत्र पर कम बल देने की बात कही गई। ये देखो देखो पूरे पैसेज को आप जब पढ़ना, जैसे मैंने फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जैसे ये आपका पूरा पैसेज है। क्लियर। इस पूरे पैसेज में आपने कहीं पे विनिर्माण क्षेत्र वर्ड सुना है, बताइए मोटे तौर पे, ज़्यादा ज्ञान मत लगाइए, नहीं सुना। कहीं पे आपको विनिर्माण क्षेत्र का वर्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा। मैंने देख लिया है, आप भी इसको आराम से देख सकते हैं, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक। अब जब विनिर्माण की बात ही नहीं की गई तो हम अपनी बुद्धि क्यों यहाँ पे लगाएं, इसको कट कर दें। दूसरा हमने कट किया तो ये हमारा कट हो गया। तीसरा क्या है, एक धासन पद्धति को त्याग कर मिश्रित कृषि अपनाना। क्या यहाँ पे कहीं ऐसी कोई बात की गई है कि किसी भी कृषि को त्याग दिया जाए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कृषि की बात शुरू हुई है ना, बट यहाँ पे क्या एक धान ऐसा कोई वर्ड आया है, मतलब इससे संबंधित कोई बात कही गई तो नहीं कही गई। जब इससे संबंधित कोई बात नहीं कही गई तो हम फिर इसको क्यों सुने, इसको भी हम काट दें। कटा तो फिर अभी यही है। चौथा, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी लाना। ये कहा गया है कि बल्कि ये कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है वो वैसी ही बनी रहे, बस हमें विकल्प अपना लेने। क्लियर। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं सही है। क्लियर। अब ये कट हो गया। अब आप में से कई सारे लोग कह रहे होंगे कि सर फिर 1 नंबर भी तो कहीं नहीं दिया है, आप अपने मन से ऐसे कैसे कह सकते हो कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के उपयोग पर अधिक बल देना आपके हिसाब से सही है। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे एक लाइन दे दी है, लेखांश के संदर्भ में बात नहीं की है उसने, वर्तमान संदर्भ में उसने बात की है।
कि वर्तमान संदर्भ में निम्न कार्बन वृद्धि का क्या तात्पर्य है। मतलब लेखांश वहाँ ड्रामा है दिखाने के लिए, समझ रहे हो। जैसे इन क्वेश्चन में दिया ना इस परिच्छेद, इसमें नहीं दिया है। मतलब ये क्वेश्चन लेखांश को पढ़कर बस समझ बनानी है और वर्तमान प्रासंगिकता को ध्यान में रखकर उत्तर देना। ये काफ़ी बड़ी डिप्लोमेसी है यूपीएससी की, इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की, समझ गए। अब आपको लगेगा सर तो फिर चौथा भी तो हो सकता है अगर वर्तमान का हम जोड़ें। तो आप बताइए, क्या वर्तमान में हम वस्तुओं और सेवाओं में कमी कर सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति गेहूं से आटा ना पिसवाए, वो केवल केक पे ही अपने जीवन को स्पेंड करे? क्या हम किसी से ये कह सकते हैं कि वो बिना मोबाइल के यूज के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करे या उसको पॉल्यूट ना करे? ऐसा नहीं हो सकता ना, मोबाइल उसको यूज करना ही है। हाँ, हम कर क्या सकते हैं, जो हम मोबाइल बनाएं, जो कंपनियां मोबाइल बनाती हैं वो उन प्रोडक्ट्स का उपयोग करें जो रीयूजेबल हो। जैसे आप लोगों ने शायद अभी देखा होगा एप्पल का जो प्रो फ़ोन आया है 12 प्रो, तो उन्होंने जब अपना इनाग्रेशन किया था, तो आप कभी देखिएगा, हालांकि क्या करेंगे आप लोग देख के, कोई काम की चीज़ नहीं है, बट मैं एक बार ऐसे ही देख रहा था क्योंकि थोड़ा अच्छा फ़ोन होता है। अच्छा इसलिए नहीं, बल्कि मुझे उसके जो लोग होते हैं ना समझाने वाले, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं जब वो बताते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। मैं वहाँ से ये सीखता हूँ कि आपको अपनी बात को कैसे सामने वाले को समझाना है, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो मैं इसलिए देखता हूँ। तो मैं वहाँ देख रहा था, तो उसमें जब बात बताई उन्होंने ना, वो यही बताई कि हमारे जितने भी फ़ोन हैं अब, मतलब एप्पल 12 के प्रो के बाद, ठीक है, वो जितने भी फ़ोन हैं वो सारे रीयूजेबल हैं। मतलब ये अगर ख़राब हो गए तो इनके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम मशीन से अलग अलग करके सबको फिर से रीयूज में ला सकते हैं। मतलब ये सब के सब क्या हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, ये उन्होंने वहाँ बताया। तो क्या वो एप्पल फ़ोन बनाना बंद कर सकते हैं? नहीं, नई तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं, समझ गए। तो इस तरीके से आप समझ गए, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हुआ। तो यहाँ हो गया क्या, केवल 1। ऐसे आपको थिंक करना है। मतलब वस्तुओं सेवाओं की मांग में, और आजकल तो देख लो जनसंख्या बढ़ रही है, तो सेवाओं में तो मांग हम कर ही नहीं सकते। ये करंट से रिलेटेड है, ये पैसे से नहीं है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को देखेंगे, केवल 1 2 3 1 3, यानी कि 1 2 3। अब आप बताइए, या तो 1 हम चेक कर लें या तो हम 3 चेक कर लें, और जब ये चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहले क्या है, हम 1 को चेक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां धारणीय आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य हैं? धारणीय आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। अब आप एक चीज़ देखना, आर्थिक समृद्धता का व्यापक प्रसार, मतलब इसका लाइन का क्या मतलब, इसको कॉम्प्रीहेंड करो। इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी जो हो वो वर्ल्ड के हर एक कोने में हो। मतलब कोई भी कंट्री डेवलपिंग और नॉन डेवलपिंग के डिवाइड में ना बटी हो, मतलब सब के सब डेवलप्ड ही हों। तो आप बताइए, क्या ये संभव है? और क्या इस संभावना को दृश्य में रखते हुए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी सब इक्वल आ ही नहीं सकते। सपोज करो इंडिया, अभी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कि इंडिया जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एसडीजी को फुलफिल करने की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो आप बताइए, क्या इंडिया डेवलप्ड कंट्री है? नहीं है। क्या इंडिया में आर्थिक समृद्धता अन्य देशों की अपेक्षा ज़्यादा है? तो नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया अगर आर्थिक समृद्ध नहीं है तो धारणीय विकास नहीं कर सकता? तो कर सकता है। मतलब बिना किसी आर्थिक समृद्धता के भी धारणीय विकास किया जा सकता है। तो अब आप बताइए, क्या पहला सही होगा? नहीं, गलत। देखो इतना तो कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको तो ऑप्शन सी ट्रिक मैंने बता दिया, फिर हमने आपको पैसेज में भी अभी पढ़ा दूंगा, वहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं दी होगी। क्लियर। चलिए दूसरा क्या है, अब पहला तो सही हो, गलत हो गया आपका, तो ऑप्शन तो आ गया आपका, ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, अब बचा क्या, बी बचा केवल। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं फिर भी अनुकूलनशील प्रौद्योगिकियों का व्यापक प्रसार, लोकप्रियकरण, मतलब जो एडॉप्टेशन वाली टेक्नोलॉजी हैं, मतलब जो इन्वायरमेंट को अपने साथ अनुकूलित करती हैं। देखो इस वर्ड को आप हमेशा यूज किया करो आंसर राइटिंग में,
अनुकूल और प्रतिकूल, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो एडaptation जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इन्वायरमेंट के साथ में मिलकर इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट होने से कम बचाएंगी। मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट होने से उसकी कह सकते हो कि उत्प्रेरकता को कम करेंगे कि वो उसका पॉल्यूटेंट इतना ना हो या वो इतना ज़्यादा प्रदूषित ना हो। इसके अलावा अनुकूलनशील तथा अल्पीकरणशील प्रौद्योगिकियों के शोध में निवेश, मतलब निवेश किया जाएगा। कौन सी परिस्थितियाँ धारणीय विकास को अचीव करेंगी। जैसे आप देखते हो ना, भारत सरकार फंड बना रही है, एसडीजी गोल्स को फुलफिल करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, सोलर सेटेलाइट्स को उपयोग कर रही है, साथ ही सोलर पंप्स प्रोवाइड करा रही, किसानों की एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए बायो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है, कई सारी नई टेक्नोलॉजीज़ को इनाग्रेट कर रही। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट कर रही। क्लियर। और जब इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इससे क्या होगा कि हम एसडीजी गोल्स को अचीव कर लेंगे। क्लियर। तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, धारणीय आर्थिक विकास, हम सतत विकास को बेस बना रहे हैं। सतत विकास क्योंकि उस समय अवधारणा आई नहीं थी, वो तो पेरिस क्लाइमेट से आई थी। उसके पहले क्या चलता था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर। एमडीजी। तो ये उसी की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2012 का प्रश्न पत्र है, तो 10 वर्ष उसको 2014 के पहले तक प्राप्त करना था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को। तो ये याद रखना, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि आप जब पढ़ने आए, तैयारी शुरू की, तो आप एसडीजी पढ़ते हो, आप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स नहीं पढ़ते हो, एमडीजी इनको बोलते हैं। तो आपने ये चीज़ देखा कि दोनों काफ़ी अच्छे उत्तर हैं, यानी कि 2-3 इसका सही है। बट अब हम इसके पैसेज को चेक कर लेते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो आप ये देखिए, हाँ, पहली लाइन में दिया अमेरिका जैसे विकसित देशों को, एक मिनट को पहले इसको इरेज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ पे हमने इतना इरेज किया। अब देखिए, इसमें दिया है कि अमेरिका जैसे विकसित देशों के बीते समय की आय के स्तर पर वर्तमान विकासशील अर्थव्यवस्थाएं प्रति व्यक्ति कहीं कम ऊर्जा की खपत कर रही हैं, जिससे ये प्रबल संभावना होती है कार्बन वृद्धि पर अंकुश रखते हुए विकास किया जा सकता है। मतलब ये क्या कह रहा है? यही कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद भी, इकोनॉमिक रूप से प्रॉस्पर होने के बावजूद भी इतना कुछ नहीं कर पा रहा जितना कि वो कंट्री जो अभी इकोनॉमिक रूप से पूर्णतया प्रॉस्पर नहीं है, बट फिर भी वो एसडीजी गोल्स या एमडीजी गोल्स को अचीव करने की ओर काफ़ी उन्मुख है। कार्बन की जो वृद्धि है उसको कम कर रहा है। अर्थात इससे ये स्पष्ट है कि आर्थिक समृद्धता का व्यापक प्रसार धारणीय विकास के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। अब आया समझ में? चलिए, ये तो आप समझ गए। दूसरा आप देखो, अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण समन्वित हो, समुत्थान शक्ति का विकास हो। तो ये तो आपने वर्ड देख लिया, ठीक। फिर यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण उपाय अपनाने से विकास को बढ़ावा मिल सकता है और आर्थिक समृद्धता आने से आय बढ़ सकती है और बेहतर संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मतलब क्या है कि पहले अनुकूलनशीलता करनी है, फिर अल्पीकरण विधियाँ अपनानी है, फिर डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, तब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी 4th स्टेज में है, ना कि 1st स्टेज में। तो समझ गए आप कि इसको हमें कैसे करना। फिर आप यहाँ पे एक बात और देखिए कि आज समुत्थानशील संतुलित विकास रणनीतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो अनुकूलनशीलता को प्रोत्साहित करे, क्योंकि प्रारंभ में जलवायु परिवर्तन अल्प अवधि में ही बढ़ने लगे। मतलब क्या कह रहा कि आपसे कह रहा है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। फिर देखो नीचे यही बात कह रहा है, हर जगह पे एक ही बात बोल रहा है, वृद्धि और अनुकूलनशीलता को कायम रखने के लिए हमारे पर्यावरण को समझने की बेहतर क्षमता तथा नई अनुकूलनशील प्रौद्योगिकियां और आचरण विकसित करने, उन्हें व्यापक रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है। मतलब इकोनॉमिक समृद्धता को व्यापक रूप देने की आवश्यकता नहीं है, किसको देने की आवश्यकता है? टेक्नोलॉजी को। और फिर यहाँ पर देखो क्या 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 कहा है, आर्थिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये चीज़ें देख लिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका उत्तर कितनी आसानी से आ सकता है। समझ गए? तो अब आप बताइए, ये जो 12 है आपका, इसका आंसर कौन सा हुआ? आपका आंसर हुआ, बताइए, बी। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहला तो होगा नहीं, ऑलरेडी हमारे सी डी कट गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला, अब तो आपको समझ में आ जाता होगा कि हाँ सर इतना आप डिटेल में क्यों बता देते हो। देखो मैं डिटेल में इसलिए नहीं बताता हूँ कि आपको एक बार में समझ में नहीं आता, बल्कि मैं डिटेल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप हो और भी कई सारे एस्पायरेंट हैं जिनको अभी इसका का भी नहीं पता है और अभी उन्होंने सी सेट पढ़ा भी नहीं है। तो होता है ना कि हर चीज़ सबको इक्वली अगर समझ में आ जाएगी तो हर एक बच्चा एक साथ ही टॉपर नहीं करेगा। तो वही बात है, तो सबको समझना चाहिए, हम सबको लेकर चलते हैं। क्लियर? आपको अगर लगता है आप बोर हो रहे हो, वैसे होते तो नहीं हो, इतना तो मुझे ही पता है, क्योंकि हर बार आपको कुछ नया ही मिल जाता है। क्या है क्वेश्चन, इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। चलो वो तो हम बाद में देखेंगे भाई साहब, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। तो आप ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, एक दो, और फिर क्या है, ना तो वन ना तो दो। अब आप बताइए, आपका दिमाग काम कर गया होगा कि या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। आप देख रहे हो, मतलब मैंने ये ट्रिक सोचो कैसे बनाई होगी। मतलब एक क्वेश्चन में हो तुक्का चल जाए, दो में हो चल जाए, तीन में हो चल जाए, चार में हो चल जाए, हर एक क्वेश्चन में यही ट्रिक चल रही है। तो कहने का क्या मतलब, यानी कि ये ट्रिक सही है। सोचो ये ट्रिक अगर आपने पकड़ ली तो अपने आप ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप 100% जानते हो डी ही होगा, हालांकि थोड़े बहुत चांस हैं एक होने के। क्लियर? तो अब हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। सिंचित क्षेत्रों में वर्षा प्रधान फसलों की खेती नहीं की जानी चाहिए, निगेटिव बोल रहा है यानी कि गलत। तो गलत है तो भाई सब पहला भी कट हो गया, सी भी कट हो गया। अब बचा क्या, दूसरा और डी। दूसरा देखते हैं, जल अभाव क्षेत्रों में खेती करना विकास रणनीति का अंग नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बातें यहाँ पे कर रहा है क्या, इस पूरे पैसेज में कोई ऐसी बातें कर रहा है क्या कि जहाँ पे जल की कमी हो वहाँ पे खेती नहीं करना चाहिए, या वहाँ पे विकास रणनीतियों का अंग नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं कहा। मतलब पूरे पैसेज को आप पढ़ लो, कहीं पे कोई निगेटिव बात ही नहीं कही गई। क्लियर? और जब कहीं पे कोई निगेटिव बात ही नहीं की गई, मतलब यहाँ पे देखो, सोवियत विकास योजना के सिंचित कपास की खेती का विस्तार अल्प जलधारी मध्य एशिया में किया गया, जिसमें अरब सागर लुप्त प्राय हो गया और मछुआरों की आजीविका संकट में पड़ गई। इसी प्रकार यहाँ हुआ। यहाँ पे निष्कर्ष ही ये नहीं दे रहा है कि हमें क्या करना, वहाँ नहीं करना चाहिए। मतलब ये विकल्प तो दे रहा है, ये कह रहा है कि आप एग्रीकल्चर करो, बट इन्वायरमेंट को देखते हुए, धारणीय विकास को देखते हुए। ये नहीं कह रहा कि आप ना ही करो, दोनों में अंतर है। जैसे कहा जाता है ना कि शराब पीना हानिकारक है, दूसरा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। दोनों लाइंस में अंतर है। क्यों? क्योंकि जो सर्दीले क्षेत्रों में लोग रहते हैं, अगर वो शराब नहीं पियेंगे तब तो फिर उनकी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो मतलब शराब पीना बुरा नहीं है वहाँ के लिए, यहाँ के लिए बुरा हो सकता है। तो यही बात है। आपको ये कह दें नहीं शराब जीवन में कभी नहीं पीनी चाहिए, तो ये तो फिर मूर्खता है। जैसे एक बार आपने कई बार कहानियाँ सुनी होगी, खैर यहाँ नहीं बताते हैं, टाइम चला जाएगा क्योंकि आज काफ़ी कुछ करना है हमें। तो आपने ये देखा कि अंग नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या है, ऑप्शन एक भी गलत, दो भी गलत, क्योंकि दोनों में निगेटिव बातें हैं। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बताइए, डी। क्लियर? 13 का डी। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो। पहले पैसेज को देख लेते हैं, केवल एक, दो तीन, एक तीन, एक दो तीन, मतलब एक को चेक कर लो और तीन को चेक कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार कीजिए। धारणीय आर्थिक विकास के लिए मनुष्य की सृजनात्मक अंतःशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। गहन कृषि से पारिस्थितिकी प्रतिक्षेप यानी कि बैकलेस हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक समृद्धि का प्रसार पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखो तीनों बातें कितनी सहज हैं, एक्सट्रीम वर्ड नहीं मिला। अब ये बात अलग है कि मुझे एकदम से दिख गया, ऐसा आपको भी दिखेगा। आप थोड़ा आराम से इस पैसेज को पढ़ो, सॉरी इन क्वेश्चन को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पे कोई गहन वर्ड नहीं मिला। कैसे? गहन कृषि से पारिस्थितिकी प्रतिक्षेप यानी कि बैकलेस हो सकता है, मतलब पानी की कमी हो सकती है, ये नहीं कह रहा हो ही जाएगी। तो यानी कि दूसरा सही है। पहला, धारणीय आर्थिक विकास के लिए मनुष्य की सृजनात्मक अंतःशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता है, मतलब मनुष्य के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को इनाग्रेट करने की क्षमता होनी चाहिए। उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता के बीच उचित सामंजस्य बनाने का प्रयास करना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब उसके अंतर्गत कुछ नया सोचने, कुछ नया इनोवेट करने की अंतःशक्ति होगी। समझ गए? तो बिल्कुल सही बात है। अभी मैं दिखा दूंगा, ये सब लिखा है उसमें। आर्थिक समृद्धि का प्रसार पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, तो ये बात भी है। तो
अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन होगा, डी। लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो हम आपको दिखा देते हैं तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे। तो देखिए आप ऐसे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये देखो दिया है, अल्पीकरण समन्वित हो उससे समुत्थान शीत का विकास हो, वैश्विक तापमान के गहराते संग कमी हो, विकास परिणाम में सुधार लाया जा सके, क्लियर। और आर्थिक समृद्धता आने से आय बढ़ सकती, बेहतर संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब ये कह रहा है इकोनॉमिक बूस्ट आप करें, क्लियर। अब इकोनॉमिक बूस्ट ये करने की बात कर रहे हैं। फिर देखो यहाँ पे एक बात कही है इसने इस जगह पे, हाँ, आर्थिक समृद्धता का प्रसार सदा से परिवर्तनशील पारिस्थितिकी परिस्थितियों के साथ अनुकूलनशीलता से गुथा हुआ। मतलब आर्थिक समृद्धता हम करते हैं तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रख कर ही हमें करनी है, क्लियर। दूसरा, किंतु वृद्धि ने जैसे जैसे पर्यावरण को परिवर्तित किया, पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे जैसे त्वरित हुआ। वृद्धि और अनुकूलनशीलता को कायम रखने के लिए पर्यावरण को समझने की बेहतर क्षमता, क्या मतलब अंदर सृजनात्मक शैली हो तथा नई अनुकूलनशील प्रौद्योगिकियां और आचरण विकसित करने और उन्हें व्यापक रूप से विस्तृत करने की आवश्यकता है। तो ये दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे देखो, मनुष्य जाति की अधिकांश सृजनात्मक अंतःशक्ति परिवर्तन से दुनिया के प्रति अनुकूलशील बने रहने की ओर उन्मुख रही है। दे दिया आपको वर्ड, दे दिया आपको उसने एक ट्रिक। अब इस ट्रिक का आप यहाँ पे उपयोग करिए, देख लीजिए, क्लियर। सृजनात्मक अंतःशक्ति के प्रयोग की आवश्यकता, आर्थिक समृद्धि का प्रसार पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ये तो आपने पहले ही लाइन में देख लिया यहाँ पे, क्लियर। परिस्थिति अनुकूलता के साथ गुथा हुआ है, मतलब जैसे से वो है। अब यही है ना, अनुकूल अगर उसने दिया है और निगेटिव में प्रतिकूल है तो आपको ये खुद से थिंकिंग करनी पड़ेगी, समझ गए। तो आपको पता चल गया कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा, क्लियर। क्या है, डी ऑप्शन है इसका, क्लियर। तो बाकी आप समझ गए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परिच्छेद का मूल विषय है। मतलब पूरे के पूरे परिच्छेद कहना क्या चाहता है। तो देखो क्या कहना चाह रहा है, आर्थिक रूप से अधिक समृद्ध देश जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए बेहतर सुसज्जित हैं। आप बताइए, बिल्कुल ध्यान से। अब पीछे मैं पैसेज अभी नहीं दिखाऊंगा। पहली लाइन आपने पढ़ी थी ना अमेरिका की, क्या था कि वो उतनी मजबूती से काम नहीं कर पा रहे जितना विकासशील देश। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, हमें पैसेज याद नहीं रखना है, बट मोटी बात याद रखनी कि अच्छा अमेरिका के बारे में हमने पढ़ा था। अमेरिका क्या है, एक आर्थिक समृद्ध देश है। तुलना किससे हुई, विकासशील देशों से। तो मतलब क्या है कि आर्थिक समृद्ध से समृद्ध देश भी काम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए तो ये बात नहीं है, क्लियर। तो ये मूल विषय तो इसका नहीं है। चलिए दूसरा, अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण को विकास रणनीतियों में समन्वित होना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहा है। बार बार आपने इन वर्डों को देखा होगा। देखिए एक बार, सबसे ज़्यादा बार यही वर्ड आए हैं पूरे इसमें, अनुकूलनशीलता, क्लियर। अनुकूलनशीलता, अनुकूलनशीलता, ठीक है। फिर देखो अनुकूलनशीलता, अल्पीकरण, क्लियर। हर जगह पे आपको ये मिलेगा वर्ड। तो ये चीज़ें क्या दर्शा रही हैं, वास्तव में यही पैसेज को आपको दर्शा दे रही हैं कि पैसेज की भाई साहब मूल भावना यही है। खैर आपको तो अभी विश्वास होगा नहीं कि मास्टर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, यही होगा। तो भाई सी को भी चेक कर लेते हैं। विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को तीव्र आर्थिक विकास के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा तो बात कही नहीं रहा है, क्लियर। डी, कुछ देश तीव्र विकास की तलाश में प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण का सहारा लेते हैं। देखो ये कहाँ की बात है, लास्ट की, लेकिन ये मूल विषय नहीं है, समझना। ये लास्ट का विषय है, आलोचना की बात नहीं की जा रही। केवल और केवल क्या ये सोवियत संघ पे सेंट्रिक था, तो नहीं सेंट्रिक था। तो ये जब सोवियत पे ही नहीं सेंट्रिक था तो हमारा डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि मूल विषय पूछा है तो कोई एक ही सही होगा, और कोई एक जो सही होगा जो सबसे नज़दीक है वो है अनुकूलनशीलता तथा अल्पीकरण। ये तो आप देख के भी लगा सकते थे कि अरे भाई यही शब्द तो दिख रहे हैं, मतलब जो दिख गए हमने उन्हीं को टिक कर दिया, क्लियर। तो हमारा ये 15 का भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरे पैसेज समझ में आ रहे होंगे, साथ ही ये टॉपिक के पैसेज आपके कवर हो गए। अब देखते हैं अगले टॉपिक के नए क्वेश्चन। इसी में आज हम इसको पूरा कवर कर देंगे ताकि हम अपना कल से जो आए पैसेज वो 2013 के आएँ, क्लियर। और लगभग 30 से 35 क्लास में हमारे सारे पैसेज कंप्लीट हो जाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये पैसेज है,
उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो वैसे तो कभी यहाँ पे ऐसा नहीं दिया होगा कौन सा सही नहीं है, बट फिर भी हमारा जो है ना ध्यान रहना चाहिए कि हाँ कौन सा सही है इसका पता हो। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो ये दिए हुए हैं, चौथा ऑप्शन क्या दिया है, इस संदर्भ में उपयुक्त A B C कथनों में से कोई भी सही नहीं है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ये ऑप्शन ऐसे दिया हो ना तो चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्लियर, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक ऑप्शन होता है, क्योंकि तीनों को एक साथ मिला देता है, कभी हटा भी देता है। तो इस पर ज़रूर आपका ध्यान होना चाहिए, मतलब ऊपर के 2 ऑप्शन में 3 में से किसी एक को चुनना हो तो कोई भी एक चुन लेना, लेकिन इसको ज़रूर अपने साथ चुन कर रखना कि हो सकता है ये भी हो, क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है, नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी जातियों का प्रदेश सदैव 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 जैव विविधता को घटाता है। सदैव क्या हो गया, एक्सट्रीम वर्ड, हमेशा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया। ध्यान देना, रुकना भी, जल्दबाजी मत करो। कटना मतलब ये गलत हो गया, क्लियर। यानी कि इस हिसाब से तो एक ये सही हो गया, क्यों, क्योंकि पूछा सही नहीं है, तो इस हिसाब से तो सही हो गया ना एक। चलिए दूसरा देखते हैं, नए क्षेत्रों में मानव द्वारा विदेशी जातियों को प्रवेश कराने से सदैव सदैव सदैव, देखो आपको वही लग रहा होगा ना जैसे पहाड़ों के पास जाके एक प्रियतम अपनी एक प्रेयसी को आवाज़ देता है ना, सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल वैसे ही, क्लियर। तो देखो सदैव सदैव आ गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, बिना पढ़े, बुद्धि नहीं लगानी ज़्यादा, गलत हो गया। तो क्या होगा, बी भी यार सही हो गया इसमें। तो अब संभावना ज़्यादा बढ़ गई कि हो सकता है सी भी गलत हो जाए, क्लियर। तो देखते हैं, मानव ही वह अकेला कारक है, देखो 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 हद करती, मतलब यूपीएससी वाले ना सोचते हैं कि बच्चे तो मेहनत करेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ ना हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करो। अब देखो स्मार्ट वर्क हमने किया, तीनों ऑप्शन गलत हो गए ना मोटे तौर पे, तो क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। हमने नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। अब आप सोचो कितने सेकंड लगे होंगे आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड, और आपको कितने सेकंड मिलते हैं, 120 सेकंड मिलते हैं। सोचो आपने कितना टाइम बचा लिया। कोई ये पढ़ेगा फिर पढ़ के पागल होगा, नहीं पढ़ना है हमें, क्लियर। लेकिन आपको लग रहा होगा मास्टर इतनी भी अति ना करो, बेचारा पैसेज आया है उसको एक बार पढ़ तो लो, इतनी मेहनत से उसने लिखा है। तो ठीक है भाई, अगर आप इतना भावुक हो जा रहे हैं तो हम पढ़ देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या है, नए भौगोलिक क्षेत्रों में कभी कभी मानव हस्तक्षेप के बिना ही विदेशी जातियों का प्राकृतिक रूप से संक्रमण हो जाता है, तथापि मानव क्रियाकलापों ने इसे अल्प से बृहद संक्रमण में परिवर्तित कर दिया है। ध्यान दो, नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी जातियों का प्रवेश सदैव जैव विविधता को घटाता है। यहाँ पे क्या कोई ऐसी बात लिखी है, नहीं लिखी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये घटाता ही हो। खैर हम इसको और देख लेते हैं आगे। मानव जनित ये प्रवेश या तो मनुष्य के अप्रत्याशित आवागमन से अथवा सूझबूझकर अवैधानिक रूप से किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अथवा वैधानिक रूप से सर्वसाधारण के आशंकित लाभ हेतु यथा किसी कीट को नियंत्रण में लाते हुए नए कृषि उत्पादों को उत्पन्न करते हुए मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध कराते हुए हो सकते हैं। बहुत सी विदेशी प्रजातियां बिना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव के समुदाय में समाहित हो जाती हैं। ध्यान देना, बहुत सी प्रदेशज प्रजातियां, मतलब बहुत सी विदेशी जो प्रजातियां हैं वो नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं डालती, बल्कि उनके साथ सहजीवी का लक्षण बनाकर उसी एडॉप्टेशन में ढल जाती हैं। आपने इन्वायरमेंट जब पढ़ा होगा बुक सीरीज़, तो वहाँ मैंने आपको अनुकूलनशीलता पढ़ाई थी। क्या था कि कुछ प्रजातियाँ वहीं के रंग रूप में ढल जाते हैं। अरे सपोज करो आप लोग खुद अपने आप में एक बड़ी प्रजाति हो, आप लोग अपने अपने गांव से आए थे, गांव में तुम और कई सारे वर्ड यूज करते थे संबोधन के लिए। यहाँ आप क्या यूज करते हो, आप तहजीब से बात करते हो, अपने गांव की जो लोकल लैंग्वेज है उसको वहीं पर रख देते हो। यहाँ पर आके आप शहर की लैंग्वेज बोलते हो। क्लियर, क्यों बोलते हो, क्योंकि आपने अपने आप को यहाँ के हिसाब से अनुकूलित कर लिया। आप यहाँ पे क्या बोलते हो, वॉशरूम। अब घर वालों को बोलो वॉशरूम, कभी समझ में नहीं आएगा कि वॉशरूम क्या होता है। टॉयलेट बोलोगे समझ जाएंगे, क्योंकि वो नित्य सुनते रहते हैं। क्लियर, वॉशरूम हमने बोला, बेसिन हमने बोला, क्लियर। हम लोग गीज़र से नहा रहे, वहाँ तो बोला जाएगा चूल्हे की आग में आप जला लो, हीटर जला लो, ये बोल सकते हैं। लेकिन हम गीज़र बोलते तो उनको नहीं समझ में आएगा। वाटर प्यूरीफायर या एयर प्यूरीफायर, वो कहेंगे एयर प्यूरीफायर क्या होता है, हमारे यहाँ तो नीम का पेड़ ही इतना प्यूरीफायर वायु दे रहा है, तो हम एयर प्यूरीफायर की क्या ज़रूरत करें। तो वही चीज़ है, हमने क्या किया, यहाँ पे अपने आप को अनुकूलित कर लिया।
पैकेट वाला दूध हम यूज करने लगे। वहाँ पे क्या था, गाय का भैंस का डायरेक्ट दूध मिल जाता था। यहाँ पे हम पैकेट का यूज कर रहे हैं। हम उसी हिसाब से दुकान वाले के पास जाते हैं, पैकेट लेके आते हैं। हम अपनी डोलची थोड़ा लेके जाते हैं। हाँ, हो सकता है आप लोग मदर डेयरी वगैरह का दूध पीने के लिए डोलची लेके जाते हो वहाँ के स्टोर के लिए। तो ये चीज़ें क्या है, अनुकूलित कर लेना। अब आप बताओ, यहाँ पे थिंकिंग करना, जब आपने यहाँ पे अनुकूलन अपने आप में लाए तो क्या लोकल मोहल्ले के लोगों को आपने डिस्टर्ब कर दिया क्या? वो लोग भाग के चले गए? अरे स्वयं आपका मकान मालिक नहीं भाग के गया। किसने रखा आपको? मकान मालिक ने आपके रखा। तो मकान मालिक ने रखा इसलिए ना, क्योंकि आप उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो आप जब नहीं डालेंगे अर्थात आप ढल जाएंगे, अर्थात सभी के सभी लोग वहाँ के बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुँचाते। आप समझ के चलिए। देखो, मैं इतना तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया है, इतनी बुद्धि आपको वहाँ नहीं लगानी है। तो आप ये समझ गए, इस लाइन से प्रतिशत प्रजातियाँ बिना अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव के। दूसरा क्या, नए क्षेत्रों में मानव द्वारा विदेशी जातियों को प्रवेश कराएं सदैव स्थानीय परिस्थितियों में वृहत परिवर्तन हुए। देखना यहाँ पे क्या कहा है, वृहत परिवर्तन हुए। क्लियर। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा है क्या, क्रियाकलापों से अल्प से वृहत संक्रमण में, मतलब अल्प है, ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। तो ये हमेशा गलत हो गया, अल्प वर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा, मानव ही वह अकेला कारक है जिसने विशाल वैविध्यपूर्ण स्थानीय सामुदायिक संयोजनों को कहीं अधिक समजातीय संयोजनों में परिवर्तित कर डाला। देखो, बात ये ना, आप लोगों को ये वर्ड नहीं समझ में आते होंगे। समजाति क्या है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन वास्तव में कहाँ की शब्दावली है? ये है जब आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में जब पार्टिकल्स को कंबाइंड किया जाता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको जब एक साथ कंबाइंड किया जाता है तो वहाँ संयोजन बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। आप लोगों ने साथ पढ़ा होगा थोड़ी बहुत केमिस्ट्री, तो वहाँ बॉन्ड बनते हैं। क्लियर। तो उन्हीं वर्ड को यहाँ पे उपयोग कर लिया गया। सामुदायिक, समजाति मतलब एक ही जाति के लोग। क्लियर। अब आप बताइए क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है? देखते हैं। संसार में विद्यमान विशाल जैव विविधता का एक प्रमुख कारण है विशेष क्षेत्रीय केंद्रों की उपस्थिति, जैसे संसार के विभिन्न भागों में एक जैसे आवासों में भी अलग अलग समूहों की जातियां विकसित हुई। यदि प्रत्येक जाति संसार के हर हिस्से में प्राकृतिक रूप से प्रवेश कर पाती तो हमें उपेक्षा कर सकते, तो कुछ संद सफल जातियां प्रत्येक जीवों में प्रबल बन जाती हैं। यह समजातीकरण जिस पैमाने पर प्राकृतिक रूप से हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना, यह समजातीकरण जिस पैमाने पर प्राकृतिक रूप से हो सकता है, यहाँ क्या है, प्राकृतिक वर्ड दिया है, यहाँ क्या दिया है, मानव, मतलब प्राकृतिक भी करती है, केवल मानव नहीं है। उस पर इन प्रकीर्णन के भौतिक अवरोधों के कारण अधिकांश जातियों की सीमित प्रकीर्णन शक्ति द्वारा रोक ली जाती। मानव द्वारा प्रदत्त आवागमन के अवसरों में प्राकृतिक अवरोध अनवरत वृद्धि उन्मुख विदेशी जातियों द्वारा भंग किए जा रहे हैं। मतलब मानव कम है, सबसे ज़्यादा कौन है, प्राकृतिक। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी कि दोनों के दोनों लोगों का कारण रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो गया बताइए? इसका ऑप्शन हो गया आपका डी, क्योंकि कोई भी नहीं सही है। देखो, इतना विश्लेषण करना पड़ता है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। अब इतनी विश्लेषण आप करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में तो लेट हो जाओगे ना, इसीलिए ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स को ध्यान में रखा करो और जल्दी से उसको एलिमिनेट कर लिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे आप बताइए, अब आप लोग बताइए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों में से आवाज़ आई कि सर आप सबसे पहले इसमें ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। ऑप्शन एक में है केवल एक, एक में 2 3, एक में 1 3, एक में 2 3। आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि लगभग सभी ऑप्शन एक ही जैसे बनाए जाते हैं, ये ध्यान देना। मतलब यूपीएससी के ऑप्शन यानी कि वो एक ही तरीके का अपराध करती है, ऑप्शन ज़्यादा ऊट पटांग नहीं कर पाते, इसीलिए 4 ऑप्शन के विकल्पों को ना सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन बच्चों को समझ नहीं होती इसलिए वो आसान नहीं कर पाते। तो क्या है कि एक हमें पता चल जाए और हमें 3 पता चल जाए तो हमारा पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो देख लेते हैं, मानव नए भौगोलिक क्षेत्रों में विदेशी जातियों का क्यों प्रवेशन करता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे एक बुद्धि और लगाना थोड़ा सा, ये बात बताओ कि विदेशी जातियों का कहीं पे प्रवेश अगर मानव कराएगा तो उसके कई सारे लाभ होंगे या एक ही 2 लाभ होंगे? थिंक करो, कई सारे लाभ होंगे, यानी कि कई सारे लाभ मतलब हर फील्ड में लाभ। बिल्कुल सही बात, हर फील्ड में लाभ। अब जब हर फील्ड में लाभ होंगे तो ऑप्शन क्या केवल एक सही होगा
केवल 2 सही होगा, केवल 3 सही होगा, या फिर ऑप्शन सभी के सभी सही होंगे? सोचा कुछ? बिल्कुल सही सोचा कि सर ये तो बिल्कुल सही बात है। क्यों प्रवेश कराता है, इसका आंसर तो यही होगा कि उसको कई सारे लाभ होंगे। तो कई सारे लाभ कौन से हो सकते हैं? सारे हो सकते हैं। तो देखते हैं क्या इसमें वो सारे लाभ दिए हैं। तो देख लेते हैं। 3 लाभ दिए हैं। स्थानीय जातियों के साथ विदेशी जातियों के प्रजनन के लिए, बिल्कुल सही। हाइब्रिड बनाने के लिए। आप लोग कुत्तों को देखते हो ना, मतलब ये चीज़ तो आप लोग कुत्तों में ज़्यादा पाते होगे कि कोई इस डॉग की प्रजाति का उसके साथ करा दिया, ठीक है, उस जाति का उसके साथ करा दिया तो नई प्रजाति बन के आती है। क्लियर? या आप लोग हमेशा देखते होंगे जानवरों को लेकर जब गाय को या भैंस को जब प्रेग्नेंट किया जाता है तो क्या होता है कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है उसके तहत क्या करते हैं वो लोग? यही तो करते हैं कि कभी किसी जानवर की ब्रीड को उसमें डाल दिए, कभी किसी जानवर की ब्रीड को डाल दिए, तो वैसे ही बछड़ा या बछिया होता है। समझ गए? तो ये चीज़ क्या होता है कि विदेशी प्रजातियों के साथ प्रजनन के लिए, मतलब नई हाइब्रिड तैयार करने के लिए। समझ गए? बाकी देखो, मैं किसी भी गाय भैंस का नाम तो बताने वाला हूँ नहीं कि ये ऑस्ट्रेलियन जर्सी गाय है, ये हरियाणा की गाय है, यहाँ की गाय है। तो ये सब आप लोग बाद में समझिए। एक तो ये हो गया। दूसरा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो विदेशी जातियाँ आएंगी ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सौंदर्यीकरण और भूदर्शन के लिए, भाई जब विदेशी प्रजाति आएंगे जैसे साइबेरियन सारस, देखो मोटी बुद्धि लगाओ, थिंकिंग करो कि हाँ यार इतने इतने उपयोग तो होते हैं। अब सोचो अगर यही यूपीएससी में क्वेश्चन आपसे इन्वायरमेंट पे पूछते। और एक बात और बताऊँ आपको, आप जानकर हैरानी में होंगे, यूपीएससी ने एक बार सीसैट का एक क्वेश्चन जीएस में भी पूछा था। आप सोच भी नहीं सकते, मतलब सीसैट में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया और वही क्वेश्चन उसने जीएस में उठाकर पूछ दिया। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। हम बताएंगे वाला क्वेश्चन कौन सा है। तो ऐसा क्वेश्चन सोचो अगर पूछ ले आपसे इन्वायरमेंट पे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। और 100% चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के। तो इसलिए इसको मजाक में मत लेना। इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि क्या उसके उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना विदेशी जातियों को। तो इसलिए याद रखना कि भाई साहब तीनों ऑप्शन सही होंगे। और वैसे भी मास्टर ने कहा जब लाभ की बात आए, प्रयोग की बात आए, तो काफ़ी सारे प्रयोग हो सकते हैं। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो गए। फिर भी आपका दिल है मानता नहीं कि सर एक बार दिखा दो। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। 29 नंबर पे हम पहुँचे। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखना कि क्या इससे फ़ायदा हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे विदेशी जातियों द्वारा विस्तार व स्थानीय संस्था कहीं अधिक संजातीय समय परिवर्तित हो गए। हाँ एक मिनट रुको, सूझबूझ कर। हाँ ये देखो, हाँ अब यहाँ पे देखिए आप क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि मानव जाति ये प्रवेश या तो मनुष्य के अप्रशासित आवागमन से अथवा समझबूझकर अवैधानिक रूप से किसी व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति करते हुए अथवा वैधानिक रूप से सर्वसाधारण के आशंकित लाभ हेतु यथा किसी कीट को नियंत्रण में लाते हुए, मतलब कीटों से बचाने के लिए, नए कृषि उत्पादों को उत्पन्न करने के लिए, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत सी प्रदेश जातियाँ बिना अत्यधिक प्रत्यक्ष प्रभाव के समुदाय में समाहित हो जाती, मतलब इसके कई सारे उपयोग वो कर सकता है। तो कई सारे नहीं दिया, सर्वसाधारण के आशंकित लाभ हेतु, तो उसमें ये भी इंक्लूड हो गया। अब यहाँ आपको समझना है कि भाई साहब इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि इसके काफ़ी सारे उपयोग हैं। समझ गए? तो इस तरीके से आपका इसका क्या उत्तर हुआ बताइए? इसका उत्तर हुआ आपका डी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या है देखो, इसमें भी यही आ गया ना, इस संदर्भ में उपयुक्त सभी कथन ए बी सी सही हैं। तो ऐसे ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। मैंने उस दिन उतने टाइम भी बताया था जो पीछे हमने पढ़े हैं। देखो अब आप ना धीरे धीरे जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, बैक ईयर देखोगे, तो आप यकीन मानना जब हम आपको 2020 का क्वेश्चन करा रहे होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि 25 के 25 क्वेश्चन देख के आप लोग बिना देखे उसमें 24 सही मार दो। मुझे नहीं लगता, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ क्या इसका सही होगा। तो देखो ये आपने समझ गए कि इसमें हमको इसने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम लगभग वही बात है ना जो अभी मैंने आपको बताया कि यही क्वेश्चन अधिकांशतः सही होता है। बट हम क्या करेंगे, ऊपर के सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और जब ऑप्शन को पढ़ लेंगे तो हमारी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन है, प्राकृतिक परिस्थितियों में समजातीकरण पर कैसे अंकुश लगा रहता है? स्थानीय आवासों के लिए विशिष्ट जाति समूहों के विकास से,
समुद्री तथा पर्वतीय श्रेणियों की उपस्थिति से जाति समूहों के स्थानीय भौतिक और जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रबल अनुकूलन से। क्लियर। अब यहाँ पे हालांकि वर्ड काफ़ी टफ है, एक प्रबल अनुकूलन, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, बट हम क्या करते हैं, इसको पैसेज से एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमारा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए ये है हमारा पैसेज। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, समजातीकरण का वर्ड, ये देखो यहाँ पे है समजातीकरण। अब इसको कैसे देखना है, यहाँ से, संसार में विद्यमान विशाल जैव विविधता का एक प्रमुख कारण है विशेषीकृत केंद्रों की उपस्थिति, जिससे संसार के विभिन्न भागों में एक जैसे आवासों में भी अलग अलग समूहों की जातियां विकसित हुई हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको दे दिया स्थानीय आवासों के लिए विशिष्ट जाति समूहों के विकास से। समझ गए, एक तो क्वेश्चन आपका ये सही हो गया। चलिए दूसरा, इसमें क्या, दूसरा का पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा डी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि यदि प्रत्येक जाति संसार के हर हिस्से में प्राकृतिक रूप से प्रवेश कर पाती तो हम ये उपेक्षा कर सकते थे कुछ चंद सफल जातियाँ प्रत्येक जीवों में प्रबल बन जाती। अब देखो यहाँ पे प्रबल वर्ड आ गया, समझ रहे ना, कुछ चंद सफल जातियाँ प्रत्येक जीवों में प्रबल बन जाती। ये समजातीकरण जिस पैमाने पर प्राकृतिक रूप से हो सकता है उन पर प्रकीर्णन के साथ ही भौतिक अवरोधों के कारण अधिकांश जातियों की सीमित प्रकीर्णन शक्ति पर रोक लगी हुई है। अब आप बताइए भौतिक अवरोध कौन कौन से होते हैं। भौतिक अवरोध होते हैं पर्वत, पहाड़, पठार, ये सारी चीज़ें। आप लोगों में से कई सारे लोग जब इन्वायरमेंट हमारी बुक सीरीज पढ़े थे तो वहाँ पे हमने सबसे पहले आपको बात क्या बताई थी, जैविक कारक और अजैविक कारक। अजैविक कारक को ही वास्तव में भौतिक कारक बोलते हैं, जिसमें पर्वत, पठार वगैरह इन चीज़ों की हमने बात की थी। क्लियर। तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन, जाति समूहों के स्थानिक भौतिक व जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रबल अनुकूलन। क्लियर। साथ ही समुद्री तथा पर्वतीय श्रेणियों की उपस्थितियाँ, मैंने भौतिक आपको बोला तो ये इसके अंतर्गत इंक्लूड हो गया। आपको यहाँ दिया है प्राकृतिक परिस्थितियाँ समजातीकरण पर कैसे अंकुश लगा रहता है, मतलब वो कैसे नहीं बढ़ पाती हैं। इस लाइन को समझ गए ना आप, तो ही आप ये आंसर समझ पाते हो। समझ गए। चलिए पैसेज आपने देख लिया, आपको चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर हुई तो आप इसको एक बार फिर से देखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपसे उसी कंट्रोल करने की बात की है। समझ गए। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया, इसका डी ऑप्शन। अगला है हमारा, मानव ने जैव विविधता को कैसे प्रभावित किया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ सभी ऑप्शन नहीं सही हैं, ये तो क्लियर हो गया। मतलब इन चार में से कोई दो ही ऑप्शन आपके लिए सही हैं, बाकी दो गलत हैं। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये दो सही हैं दो गलत हैं। हम इस पैसेज में कीवर्ड्स को देखेंगे। तो कीवर्ड्स क्या हैं, पहला है जीवित जीवों की तस्करी द्वारा, मतलब मानव ने जैव विविधता को कैसे प्रभावित किया, तो एक तो ये मिल गया। दूसरा राजमार्गों के निर्माण द्वारा। अब आप मोटे तौर पर बताइए, आप ये दो चीज़ें हमेशा पढ़ते रहते हो ना कि जब भी कहीं से कोई सड़क निकालने की बात आती है, कोई हाईवे निकालने की बात आती है किसी नेशनल पार्क से, तो क्या होता है, कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बचाने के लिए हम इस चीज़ को कहते हैं कि मानव जैव विविधता में हस्तक्षेप कर रहा। अर्थात दूसरा तो हमारा सही हो गया, तो दूसरा ये सही हो गया, ये भी सही हो गया, अब ये भी सही हो गया। अब हमें ये देखना है 1, 3, 4 में कौन सा सही होगा। तो आप ये भी देखो, जीवित जीवों की तस्करी। आए दिन आप सुनते हो कि मानव के द्वारा कई सारे जीवों की तस्करी की जाती है जिससे बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हुई है। हम पैसेज में भी देखेंगे अभी, बट यहाँ आप समझिए। क्लियर। तो पता चल गया, हाँ भाई साहब आप ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अर्थात हमारा 1, 2 तो सही हो ही गया, बट फिर भी हमें अन्य ऑप्शन को चेक कर लेना है। पारिस्थितिकी तंत्र को संवेदनशील बनाकर जिससे कि नई जातियां उसमें प्रवेश ना कर सकें। क्या ऐसा इसमें कोई बात आई है कि नई जातियां उसमें प्रवेश ना करें, जबकि खुद वो नई जातियों को प्रवेश कराता है, विदेशी जातियों को प्रवेश कराता है। क्लियर। तो तीसरा ऑप्शन तो कट हो गया। अब बताइए तीसरा कट हुआ तो बी और सी अपने आप चला गया, क्या बचा आपका 2, 4 बचा। यानी कि चौथा देखते हैं, ये सुनिश्चित करके कि नई जातियों का स्थानीय जातियों पर अधिक प्रभाव न पड़ सके। मतलब ऐसा तो कहीं पे मानव ने प्रभावित नहीं किया है कि जो नई। अब यहाँ पे एक और बात आप देखना, ये दोनों ऊपर नीचे के जो क्वेश्चन है ना, कंट्रोवर्सी हैं, तो अपने आप समझ में आ जाएगा एक तो इसमें गलत होगा ही होगा,
चाहे जो जिसको भी हम गलत मान लें। कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन की भाषा ही गलत होती है। तो आप यहाँ देख लिए, पहले में कह रहा नई जातियों का प्रवेश ना हो, दूसरे में कह रहा प्रवेश हो लेकिन अधिक प्रभाव ना पड़े, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही आप देखो, ये सुनिश्चित करके कि नई जातियों का स्थानीय जातियों पर अधिक प्रभाव न पड़े, क्या मानव ये सुनिश्चित करता है कि केवल इतनी ही विदेशज जातियाँ भारत में आएँ या किसी विकासशील देश या विकसित देश में आए? नहीं करता है। तो नहीं करता है, इतना मेजरमेंट नहीं कर पाता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने जैव विविधता को प्रभावित किया है? तो ये दो ऑप्शन आपके कट हो गए, हमारा केवल एक ऑप्शन बचता है। क्लियर? अर्थात 31 का ए। आप कहोगे सर दिखा दो एक बार कि हाँ आप जो ये बोल रहे हो बिल्कुल ये सही बात है। तो देखिए आप यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, महाद्वीपों वहाँ की जाति पर्याप्त क्षीण कर देता है, तब तक पुनर्जन्म अर्थपूर्ण क्षतिकारक आक्रामक जाती हैं जीव समूह में जिनसे जूझने की क्षमता उनमें नहीं होती मानव द्वारा। हाँ ये देखो, यहाँ पे वो वाला भी आपको ऑप्शन मिल गया, मानव द्वारा प्रदत्त आवागमन के अवसरों में ये प्राकृतिक अवरोध अनवरत वृद्धि उन्मुख विदेशज जातियों द्वारा भंग किए जा रहे हैं। मतलब ये हमने वहाँ पे देख लिया कैसे, जो अपना क्वेश्चन आपने पहले वाला किया था ना 30 क्वेश्चन, वहाँ से आप समझ सकते हो। फिर यहाँ पे देखो आपको दिया क्या है, यहाँ पे आपको दिया है कि ब्रिटिश द्वीप समूह नदारद है क्योंकि उनमें से बहुत सी जातियां अंतिम हिमयुग के पश्चात अब तक अपने पुनर्वेशन को करने में विफल नहीं हैं। उनके प्रवेशन से ब्रिटिश द्वीप समूह में जैव विविधता का संवर्धन हो सकता है। उपयुक्त अर्थपूर्ण क्षतिकारक प्रभाव तभी उपजता है जब आक्रामक जातियां उन देशज जीव जंतु के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत करती जिनसे जूझने की क्षमता उनमें नहीं होती। मतलब ये जो स्थिति है, पता नहीं होता किसी को कि वास्तव में आक्रामक बन जाएंगी आगे के लिए या फिर बिना आक्रामक रह के ये उस समुदाय में परिवर्तित हो जाएंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमको ये सिद्ध कर रहा है कि मानव इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करता, वो वास्तव में अपने आप से कंट्रोल होती हैं। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया आपका। तो इसका आंसर आपको क्या मिला? 31 का ए। चलिए अंतिम हमारा इसका क्वेश्चन है, मतलब इस पैसेज का, बाकी तो हमें और करने हैं। विदेशज जातियों के संक्रमण का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव हो सकता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, जब हम ये कहते हैं कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं तो हम क्या कहते हैं, मतलब क्या लाभ हो सकते हैं? मतलब ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन लगभग एक ही है। तो अब आप बताइए इसमें आपको क्या मिल रहा? एक तो ये वाला मिल रहा ऑप्शन, यानी कि सिंगल डिजिट या तो सही होगा, लेकिन वही बात है ना, यूपीएससी चालाक हो गई है तो हमें चेक भी करना पड़ता है। देशज जातियों का क्षरण, पारिस्थितिक तंत्र समुदाय के जाति संगठन में परिवर्तन, मतलब क्या कि विदेशज जातियों के संक्रमण का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब सोचो कि जब विदेशज प्रजातियां या जातियां आएंगी उस देशज क्षेत्र में तो उनमें कुछ देशज जातियों की कमी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है, क्षरण का मतलब कमी होना। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र समुदाय के जातीय संगठन में ये परिवर्तन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वहाँ का जो समुदाय है वो प्रभावित हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कोई नई जनसंख्या आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा सर ये मैंने कहीं सुना है, तो कहाँ सुने हो आप बताओ? इन्वायरमेंट की जब बुक सीरीज में आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको बता रहा था अणु से कैसे कोशिका, कोशिका से कैसे जनसंख्या, जनसंख्या से कैसे समुदाय, समुदाय से कैसे पारितंत्र बनता है। इस कहानी को हमने आपको बताया था। तो अगर आप ये समझ सकते हो तो आपका यहाँ आंसर ऑटोमेटिक आ सकता है। अतः यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? सी सही हो जाएगा। देखो ये दोनों सिंपल हैं, ज़्यादा इसमें थिंकिंग नहीं करना है, क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आप समझ गए ना। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको ना समझ में आए वीडियो को पॉज करो, पैसेज को पढ़ो, और ऑलरेडी आपके पास पैसेज पीडीएफ होगी, आप उसे देखेंगे, आप समझ जाएंगे। और मैं यहाँ पे फिर से वही बात कहना चाहता हूँ कि इन पैसेज पर इतना ध्यान नहीं लगाना है क्योंकि ये सारे पैसेज जटिल हैं। यूपीएससी ने 2016 से अपने पेपर को सही किया है, समझ रहे हैं? हम बस आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि अगर इतने जटिल पेपर आपके आ भी जाएं तो भी आप इनको कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स से सॉल्व करोगे। बस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो चिंतित और व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम चांस है कि यही पैसेज दोबारा आएंगे। क्लियर? अब सरल पैसेज आते हैं क्योंकि यूपीएससी को भी पता है आंदोलन हो जाएगा तुरंत, समझ गए? तो देख लो कितना बड़ा पैसेज है। खैर देखते हैं 33 क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन कह रहा परिच्छेद के अनुसार लोकतंत्र के निंदक लोकतंत्र और विकास के मध्य क्यों एक गंभीर तनाव समझते हैं। इसको तो आप बिल्कुल करंट से ही कर सकते हो अगर आपकी थिंकिंग है, बट देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखो एक ऑप्शन दिया है, ऊपर दिए गए सभी ए बी व सी कथन इस संदर्भ में सही है, लेकिन ये एक्सट्रीम हो जाता है। तो हम चेक करते हैं पहले क्या है। गंभीर तनाव समझते हैं क्यों लोकतंत्र एवं विकास के मध्य, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है, देखो बिना पैसेज पढ़े, कि जो लोकतंत्र है वो वास्तव में डेवलपमेंट को उतनी तेज़ी से प्रमोट नहीं कर पाता, मोटे तौर पर ये कहना चाह रहा होगा। तो अब देख लेते हैं। लोकतंत्र व विकास सुस्पष्ट और पृथक लक्ष्य हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम वर्ड बोल दे रहा है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी का रास्ता अलग है और डेवलपमेंट का रास्ता अलग है। तो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट अलग अलग हो ही नहीं सकता। आप हमेशा मोदी जी का एक फार्मूला सुनते हो। अब देखो यहाँ पे दिमाग होना चाहिए। मोदी जी हमेशा ये सिम्स नाम काफ़ी उपयोग करते हैं, मतलब संक्षिप्त रूप आपका कभी बहुत सारे उपयोग करते हैं। तो 3D वो हमेशा एक बार बोलते हैं वर्ड। 3D का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और डेमोग्राफी डिविडेंड। क्लियर, मतलब जनसांख्यिकी लाभांश, विकास और लोकतंत्र, ये तीनों एक साथ मिलकर देश को भावी भविष्य का निर्माण करेंगे या नए भारत का निर्माण करेंगे। तो 3D से ही समझ में आ जा रहा कि डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी तो भाई साहब साथ साथ रहती है, इनका अलग अलग गोल्स नहीं हो सकता। तो ये गलत हो गया, मान लिया। अब बताओ, जब ये गलत हो गया तो क्या डी सही रहेगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन, बी और सी, इसको चेक कर लेते हैं। आर्थिक अभिवृद्धि को शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुसरण किए बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी बात है, मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुसरण किए बगैर भी सफलतापूर्वक उन्नत किया जा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो वही केवल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, बल्कि बिना डेमोक्रेसी के भी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। क्लियर, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। अगला क्या है, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियाँ आर्थिक अभिवृद्धि को लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक तीव्र गति से तथा अधिक सफलतापूर्वक प्रदान करती हैं। आप बताओ, क्या कोई ऐसा मेजरमेंट है जिससे ये डिसाइड हो सके कि जो नॉन डेमोक्रेसी कंट्री हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो शासन प्रणाली है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है अपेक्षाकृत उन देशों के जहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो आप कहोगे नहीं साहब, इस बात में अतिशयोक्ति है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि अमेरिका समृद्ध देश है, चाइना में डेमोक्रेसी उस लेवल की नहीं है, डिक्टेटरशिप है वहाँ पे। क्लियर, लेकिन थोड़ी बहुत तो डेमोक्रेसी है ना, तभी तो डेवलपमेंट कर पा रहा है। तो मतलब ये बात तो गलत है सी की। क्यों? अब आप यहाँ पे सीरिया, टर्की, इन स्टेट्स का देख सकते हो। तो ये हमें एक्सट्रीम लग रहा, तो सी भी गलत। मोटे तौर पे कौन सही लग रहा, बी। बट आपको लग रहा होगा सर नहीं समझ में आया, आप पैसे से करा दो ना एक बार। तो देखो भाई, आप पैसे से ही कर लो। देखिए क्या कह रहा है लोकतंत्र के अधिकांश हिमायती बेस सुझाने में बल्कि वाक संयम बरतते रहें कि लोकतंत्र स्वयं ही विकास को और समाज कल्याण समृद्धि को बढ़ाता है। उनकी प्रवृत्ति ने अच्छे किंतु सुस्पष्ट अलग और व्यापक रूप से स्वतंत्र लक्ष्यों के रूप में देखने की ओर हुई। दूसरी ओर लोकतंत्र के निंदक जैसे लोकतंत्र और विकास के बीच गंभीर तनावों के रूप में देखते हैं। अभी को वहाँ से लाइन्स आ रही है, देखते हैं। उस पर अपना निर्णयात्मक विचार व्यक्त करने के लिए काफ़ी इच्छुक प्रतीत हुए हैं। मन बनाइए, आपको लोकतंत्र चाहिए या इसकी जगह आप विकास चाहते हैं। बहुधा इस व्यवहारिक विभाजन वाले सिद्धांतवादी कम से कम प्रारंभ में पूर्वी इस देखो यहाँ लाइन दे दिया, आपको ध्यान देना क्या कह रहा है। बहुधा इस व्यवहारिक विभाजन वाले सिद्धांतवादी, मतलब कि लोकतंत्र चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, मतलब ये लोग क्या कहते हैं जो पूर्वी एशियाई से आए, कि लोकतंत्र अलग है, डेवलपमेंट अलग है। इनकी इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र अलग है और डेवलपमेंट अलग है। क्योंकि इनके माइंडसेट में यही बना हुआ है कि लोकतंत्र अगर जहाँ पर आएगा वहाँ पर विकास की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्लो होगी। इसीलिए देखिए इन्होंने आगे ये भी कहा है कि जैसे जैसे 1970 व 1980 के दशकों के पूरे दौर में व बाद में भी ये अनेक देश लोकतंत्र का अनुसरण किए बगैर
आर्थिक विकास के संवर्धन में अत्यधिक कामयाब होते गए। आर्थिक विकास के संवर्धन का मतलब कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में काफ़ी आगे निकल गए और उनके इस मत का प्रभाव बढ़ता गया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर पूर्वी एशियाई कंट्री कौन? तो पूर्वी एशियाई कंट्री मतलब जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मतलब जो ये ईस्ट एशिया समिट का आप पढ़ते हो ना, जिसमें 18 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया भी आता है। बट इंडिया को यहाँ पे आपको दिमाग पे नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्लियर? तो अब आपने जब इसको देख लिया तो आप समझ गए कि वास्तव में आपसे ये क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्यों कह रहा है ये लाइन और ये लाइन डिफरेंस में। क्लियर? तो आप यहाँ से बात समझ गए। चलिए, अब जब ये आप समझ गए तो अब हमें क्या करना है? अगले पैसेज को देखना है। इसका आंसर तो आपको मिल गया ऑलरेडी कि 33 का क्या होगा? बी होगा। बाकी आप ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब आप इसको अगर एनालिसिस करेंगे, गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या आर्थिक अभिवृद्धि को लोकतांत्रिक, ये क्या यहाँ पे कहीं कोई तुलना दी गई है? बिल्कुल भी तुलना नहीं दी गई, बल्कि ये वो लोग मान रहे। तो जब वो लोग मान रहे तो इनका हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सही है या वो व्यक्ति गलत है? और आपको तुलनात्मक तो कहीं दिया ही नहीं है, तो हमें तुलनात्मक पढ़ना भी नहीं है। वही बात है ना जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज़ पैसेज में दी गई है हमें उसी को पढ़ना है। अपने आप से कोई बुद्धि या कोई विवेक नहीं लगाना है, क्योंकि ये विवेक वाला प्रश्न ही नहीं है। क्लियर? चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। परिच्छेद के अनुसार विकास का अंतिम मूल्यांकन लक्ष्य दृष्टि क्या होना चाहिए? मतलब इसने सीधे कह दिया है कि परिच्छेद ने कहा है कि डेवलपमेंट का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए या अंतिम मूल्यांकन क्या होना चाहिए। तो ये कैसे समझ में आएगा? जब हम परिच्छेद के अंतिम पार्ट को पढ़ लेंगे, वहाँ पे उसने निष्कर्ष के तौर पर कोई बात कही होगी। तो क्या कहा है? पहला इसने ऑप्शन दिया है प्रति व्यक्ति आय व औद्योगिक समृद्धि दरों में वृद्धि, मानव विकास सूचकांक तथा जीएनपी में सुधार, बचतों व उपभोग प्रवृत्तियों में वृद्धि, और अंतिम है उस वास्तविक स्वतंत्रता का विस्तार जिसका नागरिक उपभोग करते हैं। तो देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, विकास का मूल्यांकन लोग जो जीवन के पाते हैं, जिस वास्तविक स्वतंत्रता का वो उपयोग करते हैं, उससे पृथक नहीं किया जा सकता। विकास विरले ही सुविधा की निर्जीव वस्तुओं की समृद्धि के आधार पर देखा जा सकता है। मतलब देखो, इसने क्या कहा है? निर्जीव वस्तुओं की समृद्धि, मतलब जैसे कुछ लोग कहते हैं जीएनपी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ाया है, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आपको। क्लियर? तो आप वहाँ पे समझिएगा। वैसे भी यहाँ पे जीएनपी को समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे बस एलिमिनेट करना है। साथ ही औद्योगिकरण में वृद्धि, चाहे ये वास्तविक लक्ष्यों के साधन के रूप में कितने ही महत्वपूर्ण हो, इनका मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि ये संबंधित लोगों की जिंदगियों व उनकी स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव डालते हैं, जो कि विकास के विचार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। मतलब इसने अपने इस पैरा में क्लियर कर दिया है कि ना तो जीएनपी उपयोगी है। क्लियर? तो ये देखो, ना ही औद्योगिकरण उपयोगी है, यानी कि ना ही औद्योगिक समृद्धि, और ना ही बचतों व्यक्तिगत आमदनी, यानी कि ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? वो वास्तविक स्वतंत्रता जो कि संबंधित लोगों की जिंदगियों व उनकी स्वतंत्रता पर इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब उस व्यक्ति स्वतंत्रता का विस्तार जिसका नागरिक उपभोग करते हैं। सिंपल सा आपको मिल गया कि ठीक है सर, आपने तो बिल्कुल पैरा से ही देख के ही बता दिया कि इसका यही आंसर होगा। समझ गए? ऐसे ही देखो, आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। अगर आपने पैसेज के प्रति ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया तो आपको पैसेज में काफ़ी अच्छी एक कमांड हो जाएगी। समझ गए? चलिए, अब क्या आता है अगला? काफ़ी अच्छा है अगला। लोकतंत्र व विकास के मध्य मूलभूत संयोजन का क्या निहितार्थ होता है? मतलब कि लोकतंत्र और डेवलपमेंट के मध्य, दोनों के मध्य कौन सी एक ऐसी बात है जो कॉमन है? क्लियर? अब यहाँ पे दिमाग लगाइए। दिमाग क्या? कि आपको इसमें भी ऑप्शन वही दिए हैं, ए बी सी में से कोई भी कथन इस संदर्भ में सही नहीं है, और फिर आपको 3 ऑप्शन ऊपर दिए हैं। मतलब या तो ये उम्मीद ज़्यादा हो गई इसकी सही होने की, या तो इन 3 में से कोई एक सही होगा ही होगा। क्लियर? लेकिन
अब आप एक चीज़ देखिए क्या, कि इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड आपको दिख गया, केवल राजनीतिक व नागरिक अधिकार ही आर्थिक विकास की ओर ले जा सकते हैं। मतलब ये तो गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड दे दिया। केवल यही दो अधिकार ही थोड़ा ना इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे, कई सारे अधिकार होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, अर्थात हमारा इसमें एक तो ये सही मिल गया। अब ए और सी चेक कर लें कैसे। इनके मध्य संबंध को बाह्य संपर्कों के माध्यम से देखा जाना चाहिए। जब भी बात आती है ना लोकतंत्र की, तो लोग कहते हैं बाहरी तरफ से देखो, आंतरिक रूप से मत देखो। आपने यहाँ पे देखा है ना, एक मिनट ये देखिए पैसेज में यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है उसने। हाँ, लोकतंत्र स्वयं ही विकास और समाज कल्याण समृद्धि करता है। फिर यहाँ पे देखिए, मन बनाइए विभाजन, हाँ, बगैर आर्थिक विकास के उनके इस मत का प्रभाव बढ़ता रहता है। मतलब इसने क्या कह दिया कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बाहर की बात है, अंदर की बात नहीं। यहाँ पे देखो, इन मुद्दों के संबंध में हमें खास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए, इन दोनों पर अंतर विषयों पर देना पड़ेगा कि विकास किसे कहा जा सकता है। मतलब अंतर विषय, बाह्य आवरण को नहीं देखना है, हमें ये समझना है कि वास्तव में डेवलपमेंट अंतर्मुखी किस तरीके से बन सकता है, ना कि बाहरमुखी। बाहरमुखी का मतलब कि जीएनपी पे हमारी वृद्धि हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा हो गया, हमारे गोल्स फुलफिल हो गए, तो क्या हम ये मान लें कि हम डेवलप हो गए? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे दे दिया कि नहीं भाई, बाह्य की बात ही नहीं कर रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो गया कि हाँ ठीक है, हमारा ए ऑप्शन गलत है। अब जब ए हमारा गलत हो गया, हमारा बी गलत था, तो अब उम्मीद ये बढ़ जाती कि सी गलत होगा ही। बट हमें देखना है, हर बात ज़रूरी नहीं होता है कि हमारा डी ही सही हो। ये बात मैंने बोली है आपको, जब तक आप तीनों ऑप्शन चेक ना कर लें। तो अब आप ये देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता अधिकार विकास के सारभूत तत्व हैं। राजनैतिक स्वतंत्रताएं एवं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के सारभूत तत्व हैं। अब आपको ये चीज़ कहाँ मिलेगा? ये चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पैसेज में। कैसे? यदि विकास को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक रूप ढंग से मनुष्य की जिंदगियों पर संकेंद्रित कर दिया जाए, तो तत्काल स्पष्ट हो जाता है कि विकास और लोकतंत्र के बीच संबंध को अंशतः उनके मूलभूत संयोजन के आधार पर देखना चाहिए, ना कि मात्र उनके बाह्य संपर्कों द्वारा। देखो यहाँ पे आपको दे दिया है कि बाह्य संपर्कों के आधार पर नहीं देखना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया ना ए। अब बी गलत ही था पहले, तो अब सी को चेक करना है। यद्यपि अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता रहा है कि क्या राजनीतिक स्वतंत्रता विकास में सहायक होती है, फिर भी हमें इस पर निर्णायक पहचान को नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकार विकास के संगठक अवयवों में से एक है। अब आप बताओ, दोनों चीज़ें दे दी यहाँ पे, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या है? सी। समझ गए? देखो दो गलत हो गए थे, बट फिर भी हमें उस लाइन को चेक तो करना पड़ेगा ना, क्रॉस चेकिंग। तो हमने जब क्रॉस चेकिंग की तो हमें पता चला कि अच्छा भाई, इसका आंसर सी सही है। क्लियर? तो आपको ये आंसर समझ में आया क्या होगा? चलिए अब हमारा अगला पैसेज है, काफ़ी अच्छा पैसेज है, इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको बिल्कुल वही चीज़ दी है जो हम हमेशा पढ़ते हैं ऑप्शन को देखकर, कि एक में डी है, एक दो है, दो है, केवल एक है। मतलब इसमें से या तो डी सही होगा या तो कोई इसमें से एक सिंगल डिजिट सही होगी। बहुत रेयर है कि दोनों सही होंगे। अब आपको इतना तो पता चल गया। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी निवेशकों के प्रवेश से आवश्यक रूप से घरेलू बाजारों की कीमतों में स्फीति आती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी विदेशी निवेशक किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर महंगाई ही आती है। मतलब महंगाई ही क्यों आती है? और कुछ नहीं आता। मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट या अन्य चीज़ें नहीं होती हैं, और ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ पे वस्तुएं सस्ती मिलें। एक पक्षी बात कर रहा, तो एक पक्षी बात कर रहा तो क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम हो गया तो हमारा दूसरा कट गया, सी कट गया। अब बचा ए और डी। यानी कि अगर हमें पहला पता चल जाए तो हम ये जान जाएंगे कि अच्छा क्या सही होगा। तो देखते हैं। ये वांछनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव प्रतियोगिता के पक्ष में हो। बिल्कुल सही बात बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है वो प्रतियोगी के पक्ष में ही हो।
मतलब एक्सट्रीम नहीं कह रहा है, तो उम्मीद बढ़ जाती है कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। बट हम इसको यहाँ पे देखते हैं, तो देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उदारीकरण के साथ प्रतियोगिता नियम की आवश्यकता और संपुष्ट हो जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव सदैव प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता। ये देखो यहाँ पे लाइन दे दिया कि सदैव प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता, मतलब वांछनीय है, मतलब जरूरी नहीं है। अब क्या होगा ना, कुछ बच्चों को वांछनीय का मतलब नहीं पता होगा कि वांछनीय का क्या मतलब होता है। तो वांछनीय का यही मतलब होता है कि जरूरी नहीं होता। क्लियर। अब जब जरूरी नहीं होता है तो आपका ऑप्शन ये कट गया, समझ गए कि क्योंकि यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है कि हाँ भाई प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं होता। तो जब ज़रूरी नहीं होता तो अर्थात ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैच कर रही है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव हमेशा प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता। अब यही लाइन दे देता ना तो भी आप कंफ्यूज हो जाते, तो कंफ्यूज नहीं होना था कि एक्सट्रीम वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसने पैसेज में दे दिया है वो बात, तो पैसेज के अनुरूप ही हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई, तो आपने देख लिया इसका ऑप्शन क्या होगा, ए का मतलब 36 का ए। क्लियर। तो आप इसे सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा कौन सा 37। तो देखिए आपका प्रश्न क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, या तो हमें एक पता चल जाए या तो हमें 3 पता चल जाए। अब आप समझ रहे होगे कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें लगभग इक्वल ही ऑप्शन होता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिया है, वो क्या है, 4। तो खैर फिर भी पहले हम 1 और 3 को पता करेंगे, फिर हम 4 को पता करेंगे। और जब पता हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा। तो देखिए क्या है प्रश्न है आपका, इस परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार एक विदेशी निवेशक संगत घरेलू बाजार पर प्रबलता स्थापित कर लेता है। मतलब कि कोई एक विदेशी जो निवेशक है वो किसी भी देश में जब जाता है तो वहाँ की मार्केट पर अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर लेता है। क्यों कर लेता है ये आपको बस पता होना चाहिए। देखिए थिंकिंग करोगे तो ये वाला आंसर भी आपका अपने आप हो जाएगा। पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू नियमों की अभ्यस्त हो जाती हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना वो वहाँ के देशों के नियमों का काफ़ी अच्छे से पालन करती हैं। समझ रहे हैं? तो आपको नहीं लग रहा कि ये कितनी एक्सट्रीम बात कर रहा है? ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि वहाँ के घरेलू नियमों को फुलफ़िल कर लें और वहाँ टैलेंट में निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो आपको पता चल गया कि हमारा एक ऑप्शन तो गलत है। अब जब आपको ये पता चल गया कि एक ऑप्शन गलत है तो आंसर तो आ गया है आपका, सी डी आपका कट गया, ए सी डी आपका क्या बचा, बी बचा। बट हमें इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एक्सट्रीम में सही हो जाए, क्योंकि अभी आपने पैसेज नहीं पढ़ा है। और जब आपने पैसेज नहीं पढ़ा तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि हो सकता है क्वेश्चन पैसेज पे ही आधारित हो। तो देखिए क्या है, विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर लेती हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर। तो ये तो हम हमेशा सुनते रहते हैं कि जैसे फेसबुक ने जियो के साथ में एक साथ मिक्स कर गई। क्लियर। तो ये तो सुनते रहते हैं, मतलब ये बात सही हो सकती है। फिर है एक विशेष बाजार क्षेत्र के संबद्ध पक्ष अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं क्योंकि उनकी विदेश स्थित जनक कंपनियां आपस में विलय कर लेती हैं। तो ये भी हमने देखा है कि कई बार कई सारी कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, या कई बार कई सारी कंपनियां अपने को सेपरेट कर लेती हैं। जैसे आप वोडाफोन और आइडिया को देखते हो। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी यूपीएससी की आप तैयारी करते हो ना तो आप केवल यूपीएससी की तैयारी में कुछ पुस्तकों का ही उपयोग नहीं करते हो, बल्कि अपने जीवन की देखने वाली उन सभी घटनाओं को आपस में रिलेट करते हो। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो तो एडिटोरियल में आपको क्या करना चाहिए कि जो उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं हेडिंग, उनको बस देख लेना चाहिए कि हाँ अच्छा वोडाफोन और आइडिया का मर्ज होने वाला है, अंदर क्या लिखा है कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे थिंकिंग वाले। चौथा है विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों की लागत को घरेलू कंपनियों के उत्पादक की लागत की तुलना में घटा देती हैं। तो ये तो हम सुनते ही हैं कि कई बार कंपनियां घटा देती हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं। समझ गए? यहाँ पे हमेशा अगर वर्ड आता तो गलत हो जाता। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस पैसेज को पढ़ते हैं
और जब पैसेज को पढ़ लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं पैसेज। हालांकि इसमें तो हमने पैसेज ही नहीं पढ़ा था लगता है। हाँ बिल्कुल सही कहा कि हमने इसमें पैसेज पढ़ा ही नहीं था, बस इतना ही देखा था कि घरेलू प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता है। अब हमें यहाँ से देखना है, इस प्रकार अधिग्रहण करने से विदेशी निवेशक प्रतियोगिता को पर्याप्त रूप से प्राप्त कर सकता है और संगत बाजार में प्रबल स्थान हासिल कर सकता है। अब देखो प्रबलता कैसे हासिल करता है, इस प्रकार ऊंची कीमतें प्रभावित कर सकता है। क्लियर। दूसरा वैध रस है जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के उदारीकरण के अनुगमन में दो भिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संबद्ध पक्ष एक विशेष विकासशील अर्थव्यवस्था में एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में स्थापित हुए हों। बाद से जनक कंपनियों का जो विदेश में है विलय हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको लाइन एक मिल गई, क्या मिल गई कि एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में स्थापित हुए, बाद में जनक कंपनियों का जो विदेश में है विलय हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपको दे दिया ना क्या कि विदेश स्थित जनक कंपनियां आपस में विलय कर लेती हैं। तो ये तीसरी लाइन तो हमारी सही हो गई। अब तीसरी जब आपकी सही हो गई तो आपका क्या हुआ, पहला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपने आप, समझ रहे हैं ना। अब आपका क्या बचा, बी सी डी। आगे देखिए ऐसे ही ऑप्शन आपको निकालना होता है। जब कंपनियों के संबद्ध पक्ष स्वतंत्र नहीं रह जाते, मेजबान देश में प्रतियोगिता वास्तव में समाप्त हो सकती है और उत्पादों की बिक्री में कृत्रिम स्फीति आ सकती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए अधिग्रहणों और विलयनों के इन अधिकांश विपरीत परिणामों का काफ़ी हद तक एक प्रभावी प्रतियोगिता नियम को लाकर टाला जा सकता है। साथ ही एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसने एक प्रभावी प्रतियोगिता नियम को कार्यान्वित किया हो, इसे कार्यान्वित न करने वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर पाने के लिए बेहतर स्थिति में होती है। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपने गृह देश में इस प्रकार के नियम के प्रचालन के अभ्यस्त हो जाने, मतलब ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे दे दिया है कि ज़रूरी नहीं होता कि वो वहाँ पे प्रचलित हो गए। तो अब यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू नियमों की अभ्यस्त हो जाती हैं। तो ये आपका ऑप्शन कट गया ना, देखिए ठीक है। तो पहला कट गया, आंसर आ गया ना अपने आप बी। क्यों, क्योंकि सी डी तो आपका कट ही गया। अब आपको ना तो तीसरा चौथा चेक ही नहीं करना है, तीसरा अपने आप सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले। प्रश्न है, इस परिच्छेद के क्या निष्कर्ष हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मतलब आपसे निष्कर्ष पूछा है तो आप समझ सकते हो या तो शुरू के पैरा में होगा या तो अंत के पैरा में होगा। क्लियर। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विदेशी निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू बाजार पर सदैव प्रबलता स्थापित कर लेती हैं। मतलब ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है, तो उम्मीद है कि ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप लोगों के मन में आया होगा कि सर सदैव प्रबलता वर्ड हमने कहीं पढ़ा है, आप ये गलती कर रहे हो। तो बिल्कुल भी नहीं, हम गलती नहीं कर रहे, क्योंकि हमने केवल एफडीआई को लेकर पढ़ा था। क्लियर। तो अभी हम आपको चेक करा देंगे, तो ये गलत हो गया। दूसरा, कंपनियों का विलय होने देना घरेलू अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ हितों में से नहीं है। मतलब निगेटिव बात बोल रहा, तो निगेटिव बात आपको अच्छे से पता है कि कभी सही होती ही नहीं है, इसको कट कर दिए। फिर आता है, खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विकास हेतु आवश्यक है। अभी देख लेंगे क्या ऐसी कोई बात इसमें कही जा रही। तीसरा है, प्रतियोगिता नियम के द्वारा घरेलू और विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच प्रतियोगिता हेतु समस्तरीय दशाएं सुनिश्चित करना सरल हो जाता है। तो इसको भी देख लेते हैं। क्लियर। मतलब हमें दो तो पता है नहीं है, बट दो में हमें चेक करना है। तो जब आप दो में चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर वही मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो आप देखिए, यहाँ तक आपने पैसेज पढ़ लिया था ना। देखो यही फ़ायदा होता है कि जब आप पेंसिल को वहाँ तक कर चुके होते हो, यूज कर चुके होते हो वहाँ पे कि हाँ इतना हमने पढ़ लिया है, तो अब आप आगे पढ़ते हो तो देखिए क्या मिलेगा आपको आगे। इस प्रकार के मामलों से निपटने में सक्षम होने की प्रत्याशा की जाती है, अपितु तो इसलिए भी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी प्रतियोगिता के प्राधिकरणों से प्रत्याशा रखती हैं कि वे घरेलू और विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच समस्तरीय दशाओं पर प्रतियोगिता सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपको लास्ट लाइन में ही पूरे के पूरे निष्कर्ष दे दिया गया ना। अपितु तो इसलिए भी, मतलब फिर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं कि घरेलू और विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच समस्तरीय दशाओं पर। अब आपको कुछ भी ना पता हो ना, तो इन वर्डों को यहाँ पे चेक करो, क्या वर्ड यहाँ दिए गए हैं। घरेलू एवं विदेशी प्रतिष्ठानों के बीच प्रतियोगिता समस्तरीय दशाएं सुनिश्चित करती हैं। मतलब इतने वर्ड दे दिए, अर्थात ये सबसे नज़दीक का है, यानी कि हमारा ऑप्शन यही सही है, सी। आप कहोगे सर डी क्यों नहीं सही है, तो
आप देख सकते हो, ऐसे आइए आप पैसेज में, क्या कहीं पे खुली अर्थव्यवस्था दिया है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था ये तो दिया है, बट कहीं खुली अर्थव्यवस्था की चर्चा है? नहीं चर्चा है। आप पूरा का पूरा पैसेज पढ़ डालिए, कहीं आपको चर्चा नहीं मिलेगी। एक और बात जो आप बोल रहे थे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सदैव प्रबलता वाला जो आप वर्ड बोले थे ना कि क्या वो कहीं सही है? तो देखो, सदैव वर्ड कहाँ उपयोग किया गया है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव सदैव प्रतियोगिता के पक्ष में नहीं होता, यहाँ पे उपयोग किया गया है, ना कि वहाँ पे। क्लियर? तो आपका ये हो गया बिल्कुल। चलिए, अब आपका ये हो गया तो आपका आंसर अपने आप आ गया, समझ गए? तो आपने ये देख लिया। अब इसके बाद आता है 39, तो हमारा है नहीं, ये अब कोई नहीं है, ये सब मैथ के सवाल हैं। क्लियर? तो ये हमारा हो गया लास्ट, ये हमारा पैसेज है 2012 का, क्योंकि आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अब ये लास्ट ही पैसेज है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो देखते हैं, ये पैसेज देखो छोटा है, ऐसे ही अब आते हैं, समझ रहे? मतलब ये एक लेवल है 2016 के प्रश्न पत्रों का पूछने का। चलिए अब इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है, वही चीज़ क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे। पहले ऑप्शन क्या दिया है आपका, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 2 4, फिर 1 3 4, मतलब 4 को अगर हम चेक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे? या 1 को हम चेक कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में 4 है, 3 में 1 है। तो देखते हैं क्या है। कृषि समूहन जैसे कि समूह आधारित कृषि ग्रामीण निर्धनों को सशक्तिकरण प्रदान कर सकते हैं, वर्धित कृषि उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं, शोषण परक बाजारों के विरुद्ध सुरक्षण प्रदान कर सकते हैं, कृषि वस्तुओं का अतिरेक उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। अतिरेक का मतलब उम्मीद से ज़्यादा उत्पादन, मतलब जितना हम सोचते नहीं हैं उससे ज़्यादा उत्पादन प्रदान कर सकते हैं। तो अतिरेक हो गया, मतलब अति कर रहा है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया। आप सोचोगे सर इतनी जल्दी कैसे काट लिए? तो ठीक है, हमने काट दिया है, बट हम चेक भी तो करेंगे ना कि हमारी बातों में कितना दम है। तो देखिए, अब हम पैसेज पढ़ते हैं। निर्धनों को खास तौर पर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उस क्षमता की आवश्यकता होती है जिसे समूहन उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण और अभिव्यक्ति के संवर्धन के लिए तथा बाजार मुक्त व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक संरक्षण के रूप में अपने लिए अधिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अवसर सृजित करने के लिए प्रदान करते हैं। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सशक्तिकरण प्रदान करता है कौन? कृषि समूहन। तो आपका एक तो सही हो गया, एक सही हो गया, तो आपका सी तो ऑटोमेटिक कट गया, यानी कि अब हमें कंफर्म हो गया, तो सी तो नहीं है। अब ए बी डी में चेक करना है हमें। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो क्या मिला? ये तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कृषि का समूह उपागम विशेषता ऊर्ध्वगामी कृषि उत्पाद समूहनों के रूप में कृषि उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ निर्धनता उन्मूलन तथा निर्धनों के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। तथापि फिर भी इस संभावना को साकार करने हेतु आवश्यक होगा कि समूह की प्रकृति स्वैच्छिक आकार छोटा निर्णय में सहभागिता तथा कार्य आवंटन और लाभ संवितरण में साम्य मूलता हो। विविध संदर्भों में जैसे संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में ऐसे समूहों के अनेक उदाहरण हैं। ये सभी निश्चित परिस्थितियों में सफल सहभागिता की संभावनाओं के साथ वहन किए जाते हैं। क्लियर? अब देखो, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं दिया है। क्लियर? यहाँ पे आपको क्या दे दिया है? यहाँ पे आपको जो चीज़ें दी हैं वो बस आपको थिंक करना है। कैसे? निर्धनता उन्मूलन और निर्धनों के सशक्तिकरण, मतलब शोषण परक बाजारों के विरुद्ध ये सुरक्षा प्रदान करता है, ये थिंक करना है। क्या कहीं पे अतिरेक उत्पादन की बात आई है कि उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा? ये तो कहीं नहीं किया गया। कार्य आवंटन और लाभ वितरण की बात आती है, सहभागिता की बात आती है, बट उत्पादन की बात नहीं है। तो जब उत्पादन की बात ही नहीं है तो हम उसका उपयोग ही नहीं करेंगे, तो कट हो गया। अब चौथा ही जब कट हो जाता है तो हमें बाकी कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ गए? तो बिना देखे बिना समझे हमारा उत्तर अपने आप आ गया। शुरू में सशक्तिकरण हम जान ही गए थे, समझ गए? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हमारा हो गया बी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा है। लिंग प्रभाव से लेखक का क्या तात्पर्य है? लिंग प्रभाव से लेखक का क्या तात्पर्य है? महिलाएं सहकारिताओं में संदेहास्पद सहभागी हैं, परिवार सहकारिताओं में महिलाएं सम्मिलित नहीं भी हो सकती हैं। अब आप बताओ,
कि ये निगेटिव इम्पैक्ट की बात कर रहा है ना, तो ये तो गलत होगा ही होगा। देखो इतना लेवल अब आपको धीरे धीरे लाना पड़ेगा कि निगेटिव हमने देखा उसको एलिमिनेट कर दिया। फिर है समूह कृषि से लाभान्वित होती महिलाएं, क्लियर। फिर है संक्रमण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत प्रतिबंधात्मक है, मतलब बंधन में वो बंधी हुई है, और अत्यंत है मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम वर्ड। तो डी भी कट गया, ए सी हमारा बचा। अब आप बताओ, ए सी जब बचा है तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि महिला की बात आई कहाँ से है। मतलब अगर महिला की लोग चर्चा कर रहे तो क्या यहाँ कहीं पे हमने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। हमने कहाँ पढ़ा था? लास्ट में। और वैसे भी अभी हमने पढ़ा भी नहीं था। तो अब आप देख सकते हैं कि यद्यपि संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में परिवार सहकारिता का लिंग प्रभाव अनिश्चित है, किंतु महिला मात्र आधारित समूह कृषि के भारतीय उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित करने की पर्याप्त संभावनाओं को बताते हैं। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या कह रहा है कि परिवार सहकारिताओं में महिलाएं सम्मिलित नहीं भी हो सकती, मतलब सम्मिलित तो होती हैं। इस लाइन को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है ये लाइन? ये कह रही है कि परिवार सहकारिताओं में महिलाएं सम्मिलित तो होती हैं, बट उनका प्रभाव जो है वो अनिश्चित है, जरूरी नहीं है मिलेगा ही। और यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि परिवार सहकारिता में महिलाएं सम्मिलित नहीं भी हो सकती हैं, मतलब जरूरी नहीं वो शामिल ही हों। समझ गए? तो ये यहाँ गलत है, मतलब एक तरीके से तो छोटी सी माइन्यूट सी मिस्टेक कर रहा है। अब कई बच्चे क्या होंगे ना, ये लाइन देख के सोचेंगे अच्छा ये तो सही बात कह रहा है, तो गलत नहीं करना है। फिर से देखो समझना है, दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। यद्यपि संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में परिवार सहकारिताओं का लिंग प्रभाव अनिश्चित है, मतलब लिंग जो प्रभाव है, लैंगिक जो भेद है वो क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव में जाएगा कि निगेटिव में जाएगा। समझ गए? यहाँ पे क्या कह रहा, परिवार सहकारिताओं में महिलाएं सम्मिलित नहीं भी हो सकती, मतलब यहाँ लिंग प्रभाव की बात है और यहाँ पे महिलाओं के सम्मिलित होने की बात ही नहीं कर रहा, जबकि यहाँ होती हैं। समझ गए? तो बी हमारा ऑप्शन कट हो गया। अब बचा क्या? समूह कृषि से लाभान्वित होती महिलाएं, उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित, फिर भी वो समूह कृषि से लाभान्वित हो रही। क्लियर? ये देखो, किंतु महिला मात्र आधारित समूह कृषि के भारतीय उदाहरण महिलाओं को लाभान्वित करने की पर्याप्त संभावनाओं को बताते हैं। मतलब अब आप यहाँ से वही चीज़ जो मैं कहता हूँ ना कि फालतू के वर्ड हटा दो और क्वेश्चन के वर्ड निकालो, तो आपको क्या मिला? समूह कृषि मिल गया। समूह कृषि से लाभान्वित कौन हो रहा? महिलाएं। क्लियर? तो अर्थात क्या हमारा ऑप्शन सही हो गया? 52 का सी सही हो गया। क्लियर? चलिए, अब ये हमारा सही हो गया। अब हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए। इसमें भी वही बात है, एक ऑप्शन ये है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। मतलब इसमें हमें चेक कर लेना है कि वास्तव में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप अच्छे से जानते हो या तो कोई सिंगल डिजिट सही होगा या तो हमारा डी सही होगा। फिर भी हम देखते हैं क्वेश्चन। संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में कृषि समूहनों का होना अनिवार्य है, मतलब कि जो भी संक्रमण एग्रीकल्चर होंगे वहाँ पे कृषि समूहन होगा ही होगा। तो एक्सट्रीम वर्ड है ना, तो एक हमारा गलत हो गया। कृषि के प्रति समूह उपागम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। देखो बढ़ेगी ही ये नहीं दिया है, बढ़ाया जा सकता है। देखो यहाँ पे कृषि उत्पादकता वृद्धि के साथ साथ, यानी कि यहाँ से कृषि उत्पादकता बढ़ती है तो बढ़ाया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, हमारा इसमें क्या सही हो गया? इसमें हमारा दूसरा सही हो गया। आप कह रहे हो सर इतनी जल्दी इसको कैसे कर दिया, एक बार दिखा दो। तो देखो कृषि समूहनों का बात यहाँ पे कहाँ दी हुई है? यहाँ पे दिया हुआ है ना कि निर्धनों को खासकर बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उस क्षमता की आवश्यकता होती है जिसे समूहन उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण में अभिव्यक्त के लिए किया जाता है, तथा मुक्त बाजार व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक संरक्षण के रूप में अपने लिए अधिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अवसर सृजित करने के अवसर प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे कहीं अनिवार्य बात दी गई है, कहीं पे भी आप यहाँ पे देख लो, विविध संदर्भों ऐसे संक्रमण अर्थव्यवस्था में ऐसे समूहों के अनेक उल्लेखनीय उदाहरण हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि ये होंगे ही होंगे, बट उदाहरण है। समझ गए? तो यहाँ पे तो ये आपका गलत हो गया, संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं का होना कि अनिवार्य ही होगा। तो आपका एक ऑप्शन कट गया। कौन सा ऑप्शन आया आपका? बी ऑप्शन आया। समझ गए? और जब एक कटता है तो सी तो कट ही जाता है। चलिए, इसका आंसर आपने बी कर लिया।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी संदर्भ में लोकतंत्र। अभी देखो एक लोकतंत्र का आया था, फिर से देखो लोकतंत्र का एक क्वेश्चन है। तो क्या है, पश्चिमी संदर्भ में लोकतंत्र के और गहरे होने से क्या आशय है। बिल्कुल सही बात है। क्या है, समूह एवं वर्ग पहचानों का समेकन, लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत लोकतंत्रीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों की वैश्विक रूप में बृहत्तर भागीदारी के रूप में लोकतंत्रीकरण। इस संदर्भ में उपयुक्त ए बी सी में से कोई भी सही नहीं है। तो देखो आपको हमेशा पता है कि या तो डी होगा या तो कोई फिर सिंगल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपने पैसेज को चेक। तो देखिए, विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समेकन की ओर ले जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, कुछ पढ़ो, क्या यहाँ पे कहीं ऐसी कोई वर्ड दिया गया है कि उदारवादी लोगों के समेकन की ओर ले जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा उदारवादी वर्ड, तो थोड़ा हम और बढ़ेंगे। भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण लोगों की बृहत्तर भागीदारी में परिणत होता है, जिसमें लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं, जो कि उदारवादी चिंतन कर मुख्य विषय, बल्कि समुदायों या समूहों के रूप में सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति वैश्विक व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि धर्म या जाति की पहचान के आधार पर बने आद्य समूहों के सदस्यों के रूप में शामिल हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो, क्या सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्तियों की वैश्विक रूप में बृहत्तर भागीदारी के रूप में लोकतंत्रीकरण। समझ रहे, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, भारत को तुलना कर दिया पश्चिम से, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्या क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण की बृहत्तर भागीदारी में परिणत होता है, जिसमें लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं होते, जो कि उदारवादी चिंतन का मुख्य विषय। मतलब उदारवादी चिंतन ये कहता है कि जो पश्चिम का जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या है कि लोग व्यक्तियों के रूप में सम्मिलित होते हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र में वैश्विक व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि धर्म या जाति की पहचान के आधार पर आद्य समूहों के सदस्यों के रूप में शामिल हो रहा है। समझ गए, यानी कि ये आपसे पश्चिम का और इंडिया का तुलनात्मक कर दिया। तो पश्चिम का आपको छांट लेना है। पश्चिम को छांटने में ये क्या दिखा रहा है हमको कि व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति वैश्विक के रूपों में पार्टिसिपेट करता है। कहाँ पे, इंडिया में नहीं, कहाँ पे, फॉरेन में, वेस्टर्न में। तो हमारा ये लाइन यहाँ से निकल आ रही, वैश्विक व्यक्तियों के रूप में। अब आप देखिए यहाँ कहीं वैश्विक है, तो हाँ है साहब, सी में है वैश्विक। तो सी में जब वैश्विक है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये इनकोड करना होता है, और आप इतने दिन से पढ़ते चले आ रहे हो, तो अब आपको ये इनकोडिंग धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। हो सकता है कई सारे बच्चों को ना पता हो कि सर ये आपने कैसे कर दिया। तो देखो फिर से मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि होता है ना कि आप लोगों को फ्री होता है, अरे बताओ मास्टर ने झिला दिया, समझ में नहीं आया। तो देखिए क्या कह रहा है, लाइन कह रहा है लोकतंत्र के और गहरे होने से क्या आशय है। कहाँ पे, पश्चिमी संदर्भ में, भारत नहीं कह रहा। तो यहाँ पे आप देखते हो दो बातें, एक तो है भारतीय संदर्भ, एक है पश्चिमी। तो पहले पढ़ो, विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समेकन की ओर ले जाता है। मतलब उदारवादी जो मूल्य होते हैं वही वास्तव में पश्चिमी विचार है, पश्चिमी लोकतंत्र की गहराई है। इतना समझ गए। अब यहाँ फिर से देखो क्या कि भारतीय संदर्भ में लोकतंत्रीकरण लोगों की बृहत्तर भागीदारी से परिणत होता है। मतलब भारतीय संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो डेमोक्रेसी है। इसमें लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं पार्टिसिपेट करते, समझना, यहाँ पे लोग व्यक्तियों के रूप में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि उदारवादियों का मुख्य चिंतन है, बल्कि समुदायों या समूहों के रूप में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे इतना अगर आपको माइन्यूट आता है थिंकिंग कि इन दोनों लाइनों का अलग अलग मतलब है, क्या कि लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं, जो उदारवादी चिंतन का मुख्य विषय है। मतलब उदारवादी चिंतन का मुख्य विषय है कि लोग व्यक्तियों के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जबकि भारतीयों का क्या मतलब है, समुदायों या समूहों के रूप में पार्टिसिपेट करना। फिर देखो अगली बात कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति वैश्विक व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि धर्म या जाति की पहचान के आधार पर बने आद्य समूहों के सदस्यों के रूप में शामिल हो रहा है। मतलब पश्चिम में सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो व्यक्ति वैश्विक व्यक्तियों के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इंडिया में धर्म या जाति की पहचान के आधार पर
अपने आदर्श समूहों के सदस्यों के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब समझ में आ गया। चलिए, तो आप ये चीज़ें जान के कितना एक गुथा हुआ पैसेज था। खैर, आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पहली बार में ही आ रहा था, कुछ बच्चों को पहली बार में आ गया होगा, बट जिनको नहीं आया उनके लिए हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में बृहत्तर लोकतंत्रीकरण किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना? देखो, मैंने यहाँ पे बताया ना कि निगेटिव भी कभी कभी आपसे पूछता है, तो इसलिए इस लाइन को भी ध्यान रखना। भारत में बृहत्तर लोकतंत्रीकरण किसका अनिवार्य रूप से कारण नहीं बना है? तो किसका नहीं बना है, तो देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जाति एवं सामुदायिक पहचानों का मंद होना, क्लियर। दूसरा, भारतीय राजनीति में नियंत्रक बल के रूप में समुदाय पहचान का असंगत होना, समाज में अभिजन समूहों का उपांति होना, वर्ग पहचानों के ऊपर वंशागत पहचानों की सापेक्ष महत्वहीनता होना। अब ये तो तभी समझ में आएगा जब हम पैसेज पढ़ लें। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ देखते हैं क्या है। सामुदायिक पहचान एक नियंत्रक बल प्रतीत होती है। अब आप में से कई सारे लोगों ने, जो लोग ये पैसेज पढ़े हैं, तो उनको एक वर्ड मिल गया ना, क्या? सामुदायिक पहचान एक नियंत्रक बल प्रतीत होती है, यानी कि भारतीय राजनीति में नियंत्रक बल के रूप में समुदाय पहचान का असंगत होना, मतलब जरूरी नहीं समुदाय पहचान हो ही। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अतः ये आश्चर्यजनक नहीं है कि तथाकथित परिधि समूह राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होते समय अपनी पहचानों को सामाजिक समूहों जिनके सदस्य जोड़कर बनाए रखना जारी रखते हैं, यद्यपि उन सभी के राजनीतिक लक्ष्य न्यूनाधिक समान बने रहते हैं। भारत में लोकतंत्र ने उपांती लोगों की राजनीतिक आवाज़ को सुस्पष्ट करने में सहायता कर सामाजिक निकोचों को शिथिल करने की ओर प्रेरित किया है और उपांती लोगों को शक्ति प्रदान की है कि वे जिन सामाजिक आर्थिक दशाओं में हैं उन्हें सुधारने की अपनी योग्यता के बारे में आश्वस्त हों। अब यहाँ पे देखो, समाज में अभिजन समूहों का उपांति होना, क्या यहाँ पे अभिजन समूह की बात की जा रही, बल्कि ये कहा जा रहा है कि सभी लोगों को, उपांती लोगों को। क्लियर, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट हो गया, मतलब सी हमारा गलत हो गया। फिर आता है वर्ग पहचानों के ऊपर वंशानुगत पहचानों, तो देख लेते हैं क्या वंशानुगत की कहीं कोई बात आई है। ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया है जो लोक शासन के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उच्चतर जाति के अभिजनों से विभिन्न उपाश्रित समूहों में सार्थक शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से एक मूक क्रांति का कारण बनी थी। कहीं पे हमें वंशानुगत पहचान नहीं दिया। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर अभिजन समूह नीचे तो आ गया, तो देखिए नीचे की बात ही अलग है, ऊपर की बात अलग है। ये उपाश्रित समूहों की बात कर रहा है और क्या कह रहा है, उच्चतर जाति के अभिजन, मतलब यहाँ पे अभिजन क्लियर नहीं किया निम्न जाति के कि उच्चतर जाति के, तो इसीलिए इसका सी नहीं हुआ और इसका ये डी नहीं हुआ। डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ वंशानुगत कोई बात नहीं कह रहा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में जाति व सामुदायिक पहचानों का मंद होना, आपने यहाँ पे पढ़ा है अभी अभी कि क्या है कि जाति और सामुदायिक पहचानें काफ़ी ज़्यादा हैं। समझ गए, मुख्य विषय है बल्कि समुदायों या समूहों के रूप में शामिल होना, बल्कि धर्म या जाति की पहचान के आधार पर, मतलब जाति व समुदाय में हम कैसे पार्टिसिपेट करें, तेज है काफ़ी भारत में। तो ये तो आपका गलत हो गया ए। बचा क्या है, बी। क्लियर, क्या कारण नहीं बना है, मतलब भारतीय राजनीति में नियंत्रक बल के रूप में समुदाय पहचान का असंगत होना, यहाँ पे होता संगत होना, असंगत निगेटिव है। समझ गए, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी हमारा कट गया, क्योंकि बी गलत कह रहा, असंगत की जगह अगर संगत होता तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। समझ गए, तो इस वर्ड को भी आप लोग नोट कर लें कि ये वास्तव में काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड होता है, संगत और असंगत। अब हमारा लास्ट है इसका क्वेश्चन, कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह मूक क्रांति क्या है जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घटित हुई है। समझ गए, वह मूक क्रांति क्या है जो भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में घटित हुई है। तो आपने यहाँ पे भी एक वर्ड पढ़ा ना, मूक क्रांति। चलिए देख लेते हैं फिर भी क्या कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी आपका ऑप्शन डी है। इस संदर्भ में सभी उपयुक्त कथन ए, बी और सी सही हैं। खैर हम ऊपर से देख लेते हैं। राजनीतिक प्रक्रियाओं में जाति एवं वर्ग शोधानों की असंगतता, फिर देखो वही वर्ड आया असंगतता, संगत होना ठीक था, असंगतता गलत हो जाती है। और यहाँ पे कहीं पे आपको क्या असंगत वर्ड कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हमारा ये ऑप्शन कट हो गया। फिर है मतदान व्यवहार एवं प्रतिरूपों में सामाजिक निकोचों का ढीला होना,
हमने यहाँ पे सामाजिक निकोचों को तो पढ़ा है, शिथिल करने को प्रेरित किया है। भारत में लोकतंत्र ने उपांती लोगों की राजनीतिक आवाज़ को सुस्पष्ट करने में सहायता कर सामाजिक निकोचों को शिथिल करने को प्रेरित किया, लेकिन क्या यहाँ मतदान वर्ड दिया था? नहीं दिया था। तो ये अब यहाँ ये दिमाग मत लगाना कि भाई साहब डेमोक्रेसी है तो मतदान तो होगा ही होगा, ये नहीं लगाना है, क्योंकि ये हमसे पूछा ही नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। अब क्या बचा? तीसरा, उच्चतर जाति अभिजन से उपाश्रित समूहों में शक्ति हस्तांतरण के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन। ये हमने पढ़ा था। क्या? ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया जो लोक शासन के लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर उच्चतर जाति के अभिजनों से विभिन्न उपाश्रित समूहों में सार्थक शक्ति हस्तांतरण, मतलब पूरी की पूरी लाइन ही दे दिया इसने। तो क्या हुआ? हमारा सी सही हुआ। आप लोग को लग रहा होगा सर एक बार ज़रा फिर से बी को चेक कर लो, ए को चेक कर लो, पता नहीं डी ही ना सही हो। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे असंगत वर्ड दिया है और सुधानों की बात का मतलब एक प्रक्रम है उनका। तो ऐसा तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है। पूरे के पूरे आप पैसेज को पढ़ लो कि कहीं पे शोधान उनका एक वर्ग क्रम हो, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो जब ऐसा दिया नहीं तो फिर हम सोचेंगे क्यों? तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ आंसर? हमारा आंसर हुआ सी। क्लियर? तो इस तरीके से आज आपने 2012 के सभी कॉम्प्रीहेंशन को कंप्लीट कर लिया। हो सकता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया हो, कई जगह पे आपको लेंदीपन भी लगा हो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि लेंदीपन क्यों लग रहा होगा, क्योंकि ये पैसेज पहले की अपेक्षा अब काफ़ी टफ नहीं आते हैं। मतलब पहले जो ये टफ आ रहे थे पैसेज अब नहीं आते, तो इसलिए इन टफ पैसेज को बस हमें पढ़ना है, समझना है। बाकी यूपीएससी में अब ऐसा तो आना नहीं है, वो तो 2016 से जो आएंगे हम उनको समझेंगे। देखो कई बार क्या होता है ना कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि यूपीएससी ने पैटर्न कब कब बदला है और किस तरीके से क्वेश्चन बदला है। तो होता कि हम सब एक ही ढर्रे में चलते रहते हैं, तो हमें ढर्रा बदलना पड़ेगा। हमारी मजबूरी होती है कि हम बैक ईयर आपको कवर कराते हैं, नहीं तो हम तो चाहें तो आपको 2016 से ही कराएं, लेकिन वही हो जाएगा, कुछ बच्चों को संदेह होने लगेगा, अरे मास्टर पहले के क्या आपको नहीं आते थे? तो पहले के हम इसलिए बता दिए कि आप ये समझ जाओगे कि अच्छा 2011 का ऐसे था, 12 ऐसा था, 13 ऐसा था, 14 ऐसा था, 15 ऐसा था, लेकिन अब 16 से काफ़ी बदल गया। तो आप बदलाव के उस प्रक्रम को जब समझ जाएंगे ना, तो आपके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा पैसेज को सॉल्व करने का। क्लियर? तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे 6 में 2013 के कुछ कॉम्प्रीहेंशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।